रावलपिंडी 25 के कुछ स्टूडेंट्स थे, इस्लामाबाद 31 के, जिनकी वो मिस थी फर्स्ट क्लास, तो फिर उनको ये कहा हुआ है कि सो नहीं सिद्धर सितारे, इट्स ओके, एवरीवन पे नहीं। मैं मैसेजेस से तंग नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेट करना, मैं कम्युनिकेट करने वाला टीचर हूँ। मैं वन वे लेक्चर नहीं दूंगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी आपके साथ गुफ्तगू जो है वो चलती रहे, अनटिल कि कोई ज्यादा उल्टी सीधी बातें ना करनी शुरू कर दे, क्योंकि बाज लोग डिस्टर्ब करने के लिए ये भी करते हैं ओपन क्लास के अंदर। एनी हाउ, वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑन CSS essay, and you have taken a wise step, made a wise decision to join National Officers Academy to start your CSS journey, and my job will be to prove that you made a good decision. और ऐसे के अंदर जो है वो गाइडेंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच कुमार, थैंक यू। अच्छा जी, टू स्टार्ट विद द ऐसे जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक फियर सा बन गया हुआ है, और माय एक्सपीरियंस टेल्स मी दैट ये फियर स्टूडेंट्स में कम है और टीचर्स ने फैलाया हुआ ज्यादा है। सो कॉल्ड जो मेंटोर्स हैं, वो शायद तरीका ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को डराओ, ताकि फिर ये ट्यूशन के लिए आए और उससे फिर जो है वो सूरत हाल आगे चले, बट उनका बिजनेस जो है वो आगे चले। लेकिन ऐसा नहीं है, बेशुमार ऐसे लोग जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, और गाइडेंस की ठीक है ऐसे के अंदर जरूरत होती है, लेकिन ये कि लोग अच्छे तरीके से इसको कर जाते हैं। इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, या वो भूत नहीं है कम से कम जिस तरह के इसको जो है वो पेश किया जाता है। आई वुड एग्री विद दिस व्यू दैट सारा CSS एक तरफ और CSS essay जो है वो एक तरफ, वाकई इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली एक स्किल है, इसको स्किल के तौर पे सीखना जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यहीं से मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं कि दो चीजों का आपको जो है वो फर्क नजर आएगा। वन इज दैट प्रीवियसली हमारी जो एजुकेशन है, जो पाकिस्तान में जो ज्यादातर एजुकेशन का जो मेथड है वो सारे का सारा क्रैमिंग बेस्ड है। अब जहां तक तो एकेडमिक सिचुएशन का ताल्लुक है तो वो चल जाता है, क्योंकि क्रैमिंग करते हुए बचपन से स्कूल से कॉलेज, मैट्रिक कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में भी वही क्रैमिंग का मेथड चलता रहा। बट द प्रॉब्लम विद CSS इज के इसके अंदर अब आपकी अपना माइंड किस हद तक क्रिएटिव है और आप किस हद तक क्रिटिकली चीजों को देख सकते हैं, दैट इज द टेस्ट। तो क्रैमिंग तो कोई भी कर सकता है, और क्रैमिंग की जॉब के लिए कोई खास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब ये पहली चीज तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि यू आर नो लॉन्गर इन एन एकेडमिक सिचुएशन। यूनिवर्सिटी वगैरह जो थी, जो सारी एजुकेशन थी, दैट वाज एकेडमिक सिचुएशन, और वहां पे आपके जो थे वो ये चीजें चल जाती थी कि जी क्रैम करें, सेट क्वेश्चंस हैं, और उनको जो है वो एक ही तरह के आंसर्स जो है उनके ऊपर देने होते हैं। बट हियर इन CSS you are in an employment situation. इन दोनों चीजों के दरमियान जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा, दैट इन द एकेडमिक सिचुएशन you are following a certain course, you are following a certain degree, a certificate, और आपका सारा एम जो है वो उस सर्टिफिकेट को हासिल करने, और and that is the end, nothing after the certificate. But here in CSS, you know that at the end of this examination there is no certificate. This is for employment. FPSC at best उसको जैसे मर्जी डिफाइन कर लें, FPSC is basically a recruiting organization जिसका यही काम है कि रिक्रूट करे। तो अब ये जो एग्जाम जो अब जर्नी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं CSS का, तो एट द एंड ऑफ दिस इज नॉट जस्ट वन एग्जाम जिसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, योर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स, व्हिच मींस दैट देन यू कंटिन्यू विद द पाकिस्तान सिविल सर्विस for a long time. So this is not a means to an end. It's not an end in itself. No, it starts after the examination. There are many things to do also. That is why उस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए FPSC को ये जरूरत है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपका वे ऑफ थिंकिंग
किस तरह का है, and how well can you suit the requirements of the civil service. अब यहाँ पे हमें ये चीज जो है वो समझ लेना चाहिए कि कहते हैं कि जी वीडियो स्टक हो गया है जी, अब वीडियो चल रहा है या नहीं, यहाँ पे ये चीज जो है वो समझने की जरूरत है कि जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो जाहिर है क्रैमिंग से पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्रैमिंग किसी हद तक कुछ चीजें याद रखने की, याद करने की जरूरत होती है, बट जॉब इसकी बेसिस पे नहीं चलती। जॉब इसकी बेसिस पे नहीं चलती, जॉब चलती है आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें दैट वी आर डीलिंग विद द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट विद द एनी यूनिवर्सिटी डिग्री और एनी सर्टिफिकेट लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। अब अगर ये डिफरेंट सिचुएशन है तो फिर इसके अंदर वो वाली आदतें या वो वाली हरकतें नहीं चलेंगी जो जिससे हम पिछली सारी एजुकेशन जो है वो हासिल करते रहे हैं कि जी मटेरियल लिया, क्वेश्चंस मिल गए, आंसर्स भी मिल गए, उनके नोट्स भी मिल गए, उनको बस रटा उसी तरह का आ गया, उसको लिख लिया, अल्लाह खैर सल्लम, और सीजीपीए जो था वो बनता गया। First of all, the essay examination essay का जो पेपर है, it is always totally new. इसके अंदर टॉपिक्स रिपीट नहीं होते। अब क्रैमिंग वाला मटेरियल वहां पे पेश किया जा सकता है जहां पे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अब अगर टॉपिक्स रिपीट नहीं होते तो इसका मतलब है कि किसी भी किस्म के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी फॉली होगी, एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि जी ये टॉपिक पकड़ लें आप कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर स्टैंड्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कश्मीर की पाकिस्तान के लिए, तो इसके ऊपर हम ऐसे जो है वो बनी बनाई आपको पकड़ा दें और आप उस ऐसे को रटा लगा के समझे कि हाँ जी मेरा कश्मीर का मामला तैयार है। बट when you go to the exam, जैसे बहुत से लोग करते हैं, ultimately when they go to the exam they find a topic, Pakistan and the future of Kashmir cause. चलो जी अब फंस गए। कश्मीर का नाम तो आ गया है लेकिन जो मटेरियल आपने या जो भी आपने जो उसका जो मेथड जो ऐसे का जो टॉपिक द्वारा जो याद किया हुआ था वो तो था दी कश्मीर प्रॉब्लम। यहां पे वो बात कर रहा है कश्मीर कॉज की, और वो भी फ्यूचर में इस कॉज का क्या फ्यूचर है। Now it's an entirely different thing. Maybe you memorized some material on democracy in Pakistan. Democracy in Pakistan, hopes and hurdles. चलो जी democracy की जो है वो what are the hopes in Pakistan, prospects, and what are the hurdles in the way of democracy. And you memorize this material and you go to the examination and there you find a topic, polarized politics. The issues and challenges of democracy in Pakistan. Let me show you these papers. मैं जिस reference से बात कर रहा हूँ, let me show you these papers. This is the 2020 essay paper, और here you are. So this is the 2020 exam, right? और we can see these topics here. आपका ऐसे का पेपर इस तरह से होता है, 10 टॉपिक्स उसके अंदर दिए गए होते हैं और उनमें से किसी एक पे आपने ऐसे लिखनी है। Now I'm talking about this topic, for example, number 3, Pakistan and the future of Kashmir cause. अब ये टॉपिक जब आया तो स्टूडेंट्स को तो नहीं समझ आई क्योंकि उन्होंने कश्मीर के जो इशू था उसके ऊपर जो था मटेरियल याद किया हुआ था। And here you had to discuss. इसका मतलब है प्योरली आपने अपने माइंड से इसको लिखना है, आपको रेडीमेड मटेरियल काम नहीं आएगा। Let's talk about the next topic that I have mentioned. अब डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के ऊपर अगर मटेरियल तैयार कर लिया है, कोई रेडीमेड ऐसे अगर दिमाग में बिठा भी ली है, तो यहां तो वो पूछा ही नहीं जा रहा, यहां तो पूछा जा रहा है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। यानी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइज्ड है, उसके अंदर लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है।
देयर इज, या वो एक एंड पे है या दूसरे एंड पे है, वो एक पार्टी वाले दूसरे की नहीं सुनने को तैयार, दूसरे वाले पहले की नहीं सुनने को तैयार, और जो ही उनको इकट्ठा बिठाएंगे ये फिर आपस में लड़ते हैं और इनकी सरपटोल होती है और इनके आपस में हंगामे होते हैं। अब क्या ये डेमोक्रेसी है? नो। डेमोक्रेसी तो ये है that if I have the right to say something, similarly the other person belonging to some other political faction, political party, also has the same right to say whatever he or she wants to say. Do you get the point? कि डेमोक्रेसी तो ये है ना कि मैंने तो अपनी बात कर ली, तो अब दूसरे को भी उतना ही हक है जितना हक मुझे हासिल था इसको अपनी बात को करने का। लेकिन यहां पाकिस्तान में क्या ऐसा है? नहीं, यहां पे चल रही है पोलराइजेशन, जो कि एक ह्यूज इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिक्स सक्सेसफुली नहीं हो रही और डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। ये था टॉपिक, और इसके ऊपर अगर स्टूडेंट लिखने की कोशिश करता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो जाहिर है उसका वो मसला हल नहीं होता। I would like to show you another topic from the same paper, which was this topic number 7, promoting tourism in Pakistan. अब ये 2020 का पेपर है और promoting tourism in Pakistan ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अब इसके अंदर इशू ये आ रहा था कि जिससे भी पूछा जी ऐसे किसके ऊपर की है, और जी टूरिज्म वाले के ऊपर, या टूरिज्म पे तो है लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, चलो मानते हैं ओके, बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट जस्ट अबाउट टूरिज्म इन पाकिस्तान, बेसिकली इट वाज अबाउट प्रोमोटिंग टूरिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका कीवर्ड है इस टॉपिक का वो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है। अब बहुत से लोग इसको टूरिज्म इन पाकिस्तान करके लिखे और फेल हुए, उनको समझ कोई नहीं आती आज तक कि हुआ क्या हमारे साथ। ज्यादातर लोग ये समझते हैं जी हमारे अंदर ही कोई गलती होगी, हमारी नहीं भी, आपको पढ़ाई से इतना नहीं गया, आपको ये बताया ही नहीं गया कि एस्से का हर वर्ड, एस्से के टॉपिक का ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। चनाचे मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट यहां से कर रहा हूं दैट please pay attention to each and every word of the essay topic. This essay is not about tourism in Pakistan. This is about promoting tourism. असल जो opportunities और असल जो challenges हैं वो promotion के हैं कि पाकिस्तान में tourism को promote करते हैं, opportunities क्या हैं और उसके promotion के challenges क्या हैं। It was a very different essay as compared to the one that people had memorized. लोगों ने tourism in पाकिस्तान के ऊपर इसको किया हुआ था और उसको करने के बाद जो था they didn't understand कि इसको हमने लेके किस साइड पे जाना है। मसूद अब्रो, जस्ट वेट, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? मसूद, अब मेरी बात की तरफ बेटा ध्यान देना, आप आउटलाइन का सवाल मुझसे पूछने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपके दिमाग में और सवाल आ रहे हैं। मैं सारी बातों को जवाब मेरे लेक्चर के अंदर शामिल है। सो डू यू गेट द पॉइंट कि हमारे लिए ये लाजमी है कि इसको, मसलन इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? अब यहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। लोगों ने कहा जी डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए पाकिस्तान रेडी है, तो इस तरीके से रेडी है और इसके अंदर ये हो गया एंड दैट्स ऑल। ये एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक था, यस और नो, जिसके अंदर दोनों साइड्स को डिस्कस करके फिर तीसरा पार्ट सिंथेसिस जो था वो भी देना था। ये काफी सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि या तो पढ़ाया नहीं गया या पढ़ाया गया तो उन्होंने परवाह नहीं की, और ये उसी तरीके से मैंने देखा है सीएसएस के अंदर। अब देखें पिछले साल मतलब कुछ 18,500 लोग अपीयर हुए, जिसमें से 18,000 पीपल फेल्ड। व्हाई? 2020 में 18,788 people appeared in the exam, out of which 18,000 people or more than 18,300 or 400 people failed in. What is the reason? अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सारे ही नालायक हैं ये 18,000 लोग? What do you think? क्या वो सिर्फ 300-400 लोग ही लायक थे? What do you think? सारे नालायक हैं?
या क्या इन सबको इंग्लिश नहीं आती? कैन यू रिप्लाई टू माय क्वेश्चन प्लीज स्टूडेंट्स? वी कैन नॉट, हम इस चीज को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ये 18,000 बंदा जो है वो नलायक है सारे का सारा, और ये इस काबिल ही नहीं कि जनाब इम्तिहान पास कर सके। नहीं, गाइडलाइंस इशू, यस, यू हैव पॉइंटेड दैट आउट करेक्टली, दैट काशान अली, दैट यस, कि इसको एक्चुअली जो अंडरस्टैंड करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट, और ये बड़ी साइंस नहीं है, ऐसे के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, जो है वो साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मैंने एक सिंपल आपको सेंटेंस दिखा दिया है, इसको लिख लें अपने पास, दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एसे टॉपिक। ये वो नहीं है एसे जो आपका दिल कर रहा है, ये वो टॉपिक नहीं है। हमारा दिल कर रहा है कि ये डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के ऊपर एसे आए, जो मैंने रट्टा लगाया हुआ नहीं। चनाचे इस पेपर के एनालिसिस के थ्रू मैंने आपके ऊपर एक चीज प्रूव कर दी है कि पहले से तैयार करदा टॉपिक्स किसी काम के नहीं है। मेरे साथ कोई भी पेपर उठा के देख लें, कोई भी पेपर, ये तो 2020 का है, 21 का एनालाइज करके देख लें, कोई भी पेपर जो है वो उसको रेडीमेड मटेरियल के थ्रू जो है उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट डूइंग सीएसएस, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न वन थिंग, दैट क्रैमिंग अब खत्म हो गया, वो लाइन लग गई बस। क्रैमिंग का पास था, पास में क्रैमिंग चलती थी आपकी एजुकेशन में, नॉट नाउ। नाउ यू हैव टू कम टू grips and come into grips with the demands of the FPSC। हेड एग्जामिनर की रिपोर्ट उठा के देखें, सबसे पहला सेंटेंस वो ये बोलता है कि स्टूडेंट्स डू नॉट एग्जिबिट क्रिटिकल थिंकिंग एंड दे डिपेंड अपॉन क्रैम्ड मटेरियल। अब अगर क्रैम्ड मटेरियल पे लोग डिपेंड कर रहे हैं तो वो नहीं, क्रैम्ड मटेरियल को आप चेंज नहीं कर सकते, आप मॉडिफाई नहीं कर पाते। दैट इज वाई वो वैसे का वैसा लिख देते हैं और फेल होके आ जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, समझ ही नहीं आती कि ये मसला क्या है, और फिर मिथ बना देते हैं, और जी नहीं जी एफपीएससी तो ध्यान से पेपर ही नहीं चेक करता, वो तो बस, ज्यादातर लोग ये समझते हैं जी वहां एग्जामिनर बस कोई एक एग्जामिनर है जिसने 18,000 पेपर चेक करना है, कोई बूढ़ा सा पुराना रिटायर्ड हेडमास्टर बिठाया हुआ है, उसको तो शायद सही नजर भी नहीं आता, और उसके बस सामने पेपर रख देते हैं, वो किसी पे 18 लिख देता है, किसी पे 20 लिख देता है, किसी पे 40 लिख देता है, एंड समहाउ दे बिलीव दैट देयर इज सिंपली कोई है ही नहीं सिरे से, इसका तुक्की कोई नहीं है, या ये समझा जाता है कि नहीं जी ये लक से पास होती है। अब लक नाम की चीज मुझे जो है उसकी समझ नहीं आती इसके अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं फिजा समझाता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ माय लेक्चर। अब अगर तो लक का ताल्लुक है तो फिर हम तो मारे गए भाई, हमें तो अपनी लक का पता है कि ये कभी भी काम नहीं करती। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? और अगर लक पे डिपेंड करना था तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हियर जो लक ने हमें हमेशा धोखा ही दिया है, कभी काम नहीं आई। सो वी कैन नॉट लीव सच एन इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली ये है कि लक पे फिर सिविल सर्विस तो नहीं चलती कि जी एसी साहब जो है वो अगर तो लकी हुए तो उनके जो पॉलिसीज जो है वो काम कर जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं काम करेगा। तो इट डजंट गो लाइक दैट। It's a matter of skills. It's purely a matter of skills. Now let me give a little bit of introduction, my introduction. आप में से बाज लोग शायद मुझे पहली दफा देख रहे होंगे। The doctor part in my name, Dr. Arif Javed, doctor part comes from my PhD in computational linguistics from University of Malaya in Malaysia. और इससे पहले मेरी कुछ डिग्रीज जो है वो यूके से हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर इन 2001। यहाँ पाकिस्तान में 1986 में पहला एमए जो था मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया, उसके बाद एक एमए हिस्ट्री है। फॉर 11 years आई केप्ट वर्किंग एज एन इंग्लिश लेक्चरर, और 1995 से मैं सीएसएस पढ़ा रहा हूँ, which means that now I have an experience of something like teaching CSS since last 27 years. अब जाहिर है ये आपकी एज से जरा ज्यादा है ये बड़ा, तो
सना ठीक है, फेमस होते हैं, लेकिन ये कि बाज लोगों के लिए जरा जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देना। मैं रेलिवेंट पार्ट्स जो हैं सिर्फ अपनी पूरे जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसमें से सिर्फ 2-3 चीजों का जिक्र करूंगा। वन आई हैव ऑलरेडी मेंशन लिंग्विस्टिक्स, यानी ये क्लियर हो जाए आपको कि ये डॉक्टर कोई एमबीबीएस या कोई होम्योपैथी का डॉक्टर बैठ के या कोई डेंटिस्ट बैठ के जो है वो इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। दिस इज अ प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सन फॉर दिस। लेकिन प्रॉपर क्वालिफिकेशन शायद पीएचडी से भी नहीं आती ऐसे पढ़ाने के लिए। प्रॉपर क्वालिफिकेशन थी मेरा यूके से एक 1.5 साल का डिप्लोमा है ऑन क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर फिर जो मैंने स्पेशलाइजेशन की दैट वाज ऑन एसे राइटिंग स्पेशली इसके अंदर। And then after that, I did an 8 months course more on how to teach essay writing. ये मेरी interest थी basically essay. So I'm properly qualified in that. तो ये जब सारी qualification जब कम दर है मास्टर्स के करीब, मास्टर्स तक तकरीबन ये उससे भी ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता है इन सारे कोर्सेज को करने में। तो CSS का जो था वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन भी चल रहा था जितना पाकिस्तान में था जिस अरसा। Then in 2002, I was approached by one of the leading Indian company जो distance learning की स्टार एलीट जो है, बहुत बड़ा नाम था और एशिया की लार्जेस्ट वो जो है जो डिस्टेंस लर्निंग कंपनीज है उसमें से शुमार होता है, चेन्नई बेस्ड थी। तो दे अप्रोच्ड मी इन यूके के कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस का, क्योंकि ऐसे की मेरी स्पेशलाइजेशन हो गई हुई थी, तो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की टीचिंग के लिए ऑनलाइन जो है वो पढ़ा। उस जमाने में स्काइप चलता था, उस जमाने में और कोई मेथड नहीं था। बाद में मीटिंग फॉर यू जो था वो आया, ये जूम वगैरह एग्जिस्ट नहीं थे करते। इनके पास स्टूडेंट्स जो थे वो 4 मुल्कों से थे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से। पाकिस्तान में भी ज्यादा अकेडमीज उस वक्त नहीं थी, सो ज्यादातर लोग स्पेशली कराची और सिंध साइड से जो थे वो रजिस्टर्ड थे उनके साथ। और सो आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन दिस इंटरनेशनल स्केल। इंडिया का जो एग्जाम्स हैं IAS और UPSC, उसके बाद बांग्लादेश सिविल सर्विस, और उसके बाद जो है वो श्रीलंका का एक जुडिशरी का एग्जाम है, वो इसी पैटर्न पे है बिल्कुल। सो आई हैव दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ, एंड आई हैव बीन टीचिंग विद देम फॉर 14-15 इयर्स कंटिन्यूअसली 2017 तक। और इस दौरान मैं दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रैवल भी करता रहा हूँ, काम भी करता रहा हूँ, यूके में, फिर उसके बाद कनाडा में, उसके बाद फिर PhD जब की उसके बाद फिर मैं यूएई में आ गया फर्स्ट PhD जो है, और उसके बाद मलेशिया में रहा मैं 5-6 साल, वहां मैंने सेकंड PhD जो अपनी पोस्ट डॉक है वो स्टार्ट की कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, और रिसेंटली कंप्लीट की 2017 में। Then I went to Muscat. I've been working in Qatar also. So like this, I have experience of working in 6-7 Pakistan मिला के तो ये कुछ 7 countries बनते हैं। And this also shows my long experience of dealing with competitive examinations की English जो है। और मेरा थीसिस का टॉपिक था, कुमार उसके अंदर पूछ रहे हैं कि आपका थीसिस का टॉपिक क्या था उसमें, ये PhD का पूछ रहे हो या कि उसका एसे राइटिंग के अंदर। जो एसे का जो मेरा कोर्स था, जो इंग्लैंड में जो डिप्लोमा था, दैट वाज ऑन, मुझे शौक था कि पाकिस्तान में तो चले हम CSS जानते हैं कि किस तरीके से असेस होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सिविल सर्विस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो वो फिर मैं 77 कंट्रीज की रिसर्च जो थी उसको, मेरा सैंपल साइज 77 कंट्रीज से, जिसके ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों में कैसे असेस किया जाता है इसको। And I was surprised to find out that in all countries, essay is mandatory in civil service. और कोई टॉपिक हो ना हो और कोई सब्जेक्ट हो ना हो, essay जो है वो लाजमी लिखवाई जाती है। So there is something in essay, that is why it is a mandatory part of assessment of civil service all over the world. Why? Because essay is very much a reflection of one's personality. मेन जो चीज जो आपके जो समझने वाली चीज है, दैट इज कि ये ऐसे जो है सिर्फ और सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट योर टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स नॉट जस्ट योर टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ मच यू नो, नो नॉट दैट, इट्स अ टेस्ट ऑफ हाउ यू अरेंज योर थॉट्स, हाउ यू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। So it's more about you rather than about the topic जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। For example, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है,
तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो क्या है यार, मैट्रिक के बच्चे को भी आप रट्टा लगवा दें तो वो भी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर लेगा। नहीं, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ डू यू सी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी in the context of modern regional developments. अब यहां पे नजर आएगा कि आप इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में मैच कैसे करते हैं, किस तरीके से आप इसके ऊपर जो है वो अपने आइडियाज जो है उसको पेश करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि टेस्ट ऑफ नॉलेज से बहुत से लोग जो थे वो डरते हैं कि जी अगर ये टेस्ट ऑफ नॉलेज है तो 3 घंटे बैठ के कौन लिखे और 3000 वर्ड्स कैसे लिखे जा सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल, नोबडी इज आस्किंग यू। नॉलेज कभी भी इतना लंबा जो है वो नहीं पूछा जा सकता। नॉलेज अगर टेस्ट करना हो तो वी हैव अदर मेथड्स, लाइक आप देख लें बाकी पेपर्स में एमसीक्यूज हैं, देयर आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सो द एसे इज मोर देन जस्ट दिस मच। सो मेरा ये सारा एक्सपीरियंस और ये क्वालिफिकेशन मिला के तो इट गिव्स मी अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट गिव्स मी अ वेरी यूनिक पोजीशन to teach this CSS essay. In 2010, while I was in Kuala Lumpur, I was approached by Pakistan government through the embassy कि मैं 2003-4 जब से IAS पढ़ाना शुरू किया था तो बेसिकली मेरी डुअल नेशनैलिटी, मेरा दूसरा जो है नेशनैलिटी दैट इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड देयर। पाकिस्तान मेरा एक नेचुरलाइज्ड कंट्री है। वी केम हियर when I was about 11-12 years old. तो उसके बाद बाकी एजुकेशन यहाँ से, तो मेरे पास वो साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट जो है उसकी बेसिस तो इंडिया जाहिर है किसी पाकिस्तानी मोहम्मद आरफ नामी बंदे को तो नहीं देगा ना क्लासेस। सो इट वाज दिस बेसिकली माय साउथ अफ्रीकन आइडेंटिटी ड्यू टू विच। तो आईएएस का जो है वो मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर भी कुछ अर्सा रहा हूँ उनके साथ, तो उस वजह से फिर मुझे इनकी तरफ से भी अप्रोच हुई। And I started working with FPSC, and I used to come to Pakistan every May, June for about 5 or 6 weeks. Islamabad आके ठहरना और papers जो थे, so 1 year essay, 1 year pressy, 1 year essay, 1 year pressy. So pressy की भी उतनी ही expertise है, लेकिन ये कि यहाँ जरा नोआ में मेरी assignment जो है वो essay की है। तो काफी लंबी बात होगी। To cut it short, I just want to tell you one thing, that you are in expert hands. ऐसे राइटिंग का सीएसएस एसे के ऊपर, पीएमएस के एसे के ऊपर कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज ना हो या जिसके ऊपर मैं आपको साइंटिफिक रीजंस उसकी ना दे सकूं। सो आई वर्क मोर लाइक अ ट्रेनर रादर देन जस्ट लाइक अ टीचर। टीचर ये होता है कि उसने लेक्चर दी और बात खत्म हो गई। नहीं, मेरा काम है आपको ट्रेन करना। सो दैट इज व्हाई आवर रिलेशनशिप इज मोर गोइंग टू बी लाइक द ट्रेनर एंड द ट्रेनी। आपने देखा होगा ट्रेनर्स जो हैं दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, चाहे उनका छोटा सा कोर्स होता है लेकिन वो अपनी स्किल इम्पार्ट कर देते हैं। तो मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है प्रीवियस कॉर्पोरेट का और गवर्नमेंट ट्रेनर का, उसको भी मैं यूज करते हुए मेरी मेथोडोलॉजी सारी जो है वो ट्रेनिंग की। कमिंग टू दी एसे, इट्स नॉट जस्ट, बाज लोग इसको कहते हैं कि इट इज एन आर्ट। आई थिंक दी आर्ट जो है उसके लिए तो फिर टैलेंट की जरूरत होती है, और टैलेंट जो है वो हर किसी में नहीं होता। बाज में है आर्ट के लिए टैलेंट, बाज में नहीं है। तो फिर हम किधर जाएंगे अगर ऐसी राइटिंग टैलेंट की बेसिस पे होती है, आर्ट है अगर ऐसी राइटिंग, ठीक है, जो जनरल ऐसे राइटिंग है वो आर्ट होगा, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन की ऐसे होती है, दिस इज ओनली एंड ओनली अ स्किल। It's a set of different skills. लिख लें जरा अपने पास जरा थोड़ा सा। CSS essay is basically a set of skills. जी फरमान गुलजार, मेरे पास जो है नोआ की फिजिकल क्लासेस, ये जो हैं कैंपस क्लासेस, इस्लामाबाद मेन कैंपस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैंपस, उसके बाद वेस्टरिच रावलपिंडी कैंपस, एंड ऑल ऑनलाइन बैचेस जो हैं ये सारे के सारे मेरे पास हैं, एक्सेप्ट फॉर लाहौर। बाकी सारा नोआ की ऐसे टीचिंग जो है वो सारी की सारी मेरे पास है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी सारे बैचेस होते हैं, समथिंग लाइक एवरेज 40 बैचेस एक टाइम पे मैं पढ़ा रहा होता हूँ। बट इट इज, सिंस आई एम अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, बाद में चल के आपको मैं सारा दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको चलना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से फिर बंदा
सारे बैचेस के साथ जो है कम्युनिकेशन भी करता हूँ और वो सारे जो है उनको दे आर अंडर माय गाइडेंस। सो ये है आपके सवाल का जवाब। सर मेरे कजन ने आपके लेक्चर की हेल्प से ऐसे क्लियर कर दिया, अनफॉर्चुनेटली एक पेपर में रह गया ऐसे राइटिंग पैटर्न। साकिब शाह बेटा, ये अभी जो अगर आप फिजिकल सेशन पूछ रहे हैं तो ये जो आपका ये आज जो बैच इस वक्त जो क्लास हो रही है, इसी तरीके से हमारी साथ ही फिजिकल क्लासेस जो कैंपस क्लासेस है वो भी शुरू हुई हैं। कल मेरा 298 बैच के साथ लेक्चर था फर्स्ट, एक और 297 बैच है, तो अभी फर्स्ट क्लासेस हो रही हैं एट द सेम टाइम स्टार्ट हुई हैं। कल ही सारी क्लासेस शुरू हुई हैं आपकी ऑनलाइन और कैंपस क्लासेस इस्लामाबाद। सना ये मैं डिसाइड नहीं कर सकूंगा बेटी कि कौन सी ज्यादा बेहतर है, ऑनलाइन या फिजिकल, ये सब आप अपनी अपनी होती है। मेरे नजदीक दोनों, आई एम इक्वली गुड इन दिस ऑनलाइन डिलीवरी एंड दी कैंपस क्लासेस आल्सो। इसके अंदर जो था वो एक जरा स्पेशलाइजेशन का जिक्र कर दूं। 2011 में मैंने जो है वो व्हाइल आई वाज इन मलेशिया, तो वहां से एक कोर्स किया था, CALL हम उसको कहते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसकी वजह से आई एम प्रॉपरली क्वालिफाइड टू टीच ऑनलाइन। अभी आप सारा चलता है तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि ये टीचर बहुत से और ऑनलाइन टीचर्स की निस्बत क्वाइट डिफरेंट। सो ये सारा बैकग्राउंड इसके लिए था कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ आई से समथिंग तो मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। बीइंग अ PhD, मैं जो भी बात करूंगा उसके साथ कोई ना कोई आपको प्रूफ जरूर दूंगा, उसके बगैर बात नहीं करेंगे। वॉट एवर आई से आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रूफ फॉर दैट ऑल्सो। So as far as this thing is concerned, कि essay writing is not just the art, but it is basically a skill. फरीहा, if you are asking about vocabulary, तो अभी मैं इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ और सारी चीजें जो है वो ओके। BS in linguistics. Okay, Kumar. As far as the skill is concerned, let's talk about the skill now. सबसे पहली चीज हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर ये सेट ऑफ स्किल्स हैं तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो FPSC को रिक्वायर्ड है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी CSS का सिलेबस ही कोई नहीं है, essay का सिलेबस कोई नहीं है, या वो 3-4 लाइनें बस लिखी हुई हैं, तो उनसे क्या पता चलता है। I don't agree with this because अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो फिर FPSC का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। उन 3-4 लाइनों के अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद है जिसके जिनकी बेसिस पे CSS essay के पेपर्स चेक किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द सिलेबस और वहां से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसकी। Now this is the syllabus which you must have already seen. It's the same syllabus जो FPSC की वेबसाइट से अवेलेबल है और आप सबके पास मौजूद होगा। And from this syllabus I would like to draw your attention to an important factor which is the year 2016. ये जरा अपने पास नोट करें और इसका मतलब ये है कि अब हमने जो बात करनी है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, वो हमेशा 2016 ऑनवर्ड्स हमने बात करनी है और जो भी पेपर्स और जो भी चीजें हमने करनी है वो 2016 के बाद के जो हैं, क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ तो ऐसे का सिलेबस में काफी सारी चेंजेस आई और पिछले जो पेपर्स हैं वो अब वैलिड नहीं है किसी भी तरीके से, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी और इसके बाद ऐसे राइटिंग के मेथड और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो काफी हद तक जो थे वो चेंज हो गए। ओके, सो अपने पास नोट कर लें 2016 ऑनवर्ड्स, क्योंकि यही सिलेबस इस वक्त जो है वो वैलिड है। ओके, कमिंग टू द एसे पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल द एसे सिलेबस, ये इसका सिलेबस है और let's go through it word by word. Candidates will be required to write one or more essays in English. A wide choice of topics will be given.
अब मैं थोड़ा सा वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन को जरा क्लियर कर दूं कि वाइड चॉइस से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात पहले लेक्चर में मुझे ना काफी सारी मिथ्स जो है वो भी क्लियर करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी जो है लोगों ने गलत किस्म की चीजें जो है उड़ा दी हुई हैं। जरा उनको शुरू में क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का सर्टेन सब्जेक्ट्स में है, जैसे ह्यूमैनिटीज हो गई या इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश है, या अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं या लॉ पढ़े हुए हैं, तो शायद आप बेहतर तौर पे सीएसएस कर सकते हैं। अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो फिर डॉक्टर्स क्या करें, फिर इंजीनियर्स क्या करें, फिर जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं ये लोग क्या करें, फिर इनको क्यों इजाजत दी गई करने की, सीएसएस करने की? इफ दे आर अलाउड टू डू दिस, इट मींस कि हमारे टॉपिक्स इस तरह के होंगे ऐसे के कि ये लोग भी उसको अटेम्प्ट कर सकें। और हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग जो है, वेरी गुड शरल दैट यू आर बीएस नर्सिंग ग्रेजुएटेड, वेरी नाइस, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो फिर इनके साथ तो नाइंसाफी होगी ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक चीज जरा नोट कीजिएगा, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये सारे का सारा बेस्ड है सोशल जस्टिस पे। सोशल जस्टिस, अब सोशल जस्टिस क्या है कि अगर मैट्रिक एग्जामिनेशन है फॉर एग्जांपल, तो ये सबके लिए बराबर है। इसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि जो अपर क्लास होगी उसको एग्जाम और तरह का आएगा मैट्रिक का, और लोअर क्लास को और मिडिल क्लास को और तरह का आएगा। ओ लेवल्स की बात नहीं कर रहा मैं, मैट्रिकुलेशन की बात कर रहा हूं। दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन। In the government institutions, anybody can apply for admission. Schools में, colleges में, so कोई distinction नहीं है। ये सारे का सारा based है social justice के ऊपर। Same is applicable on civil service also. CSS का एग्जाम social justice पे based है। सबको equal opportunity मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि जी फलां सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको फायदा होगा उसके अंदर। उसकी रीजन ये है कि फायदा अगर होता हुआ नजर भी आता है तो लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जी जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो उनको शायद कोई एडवांटेज मिलेगा। आई वांट टू शो यू अ पेपर फ्रॉम 2019। फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाता है कि मसलन इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसको ज्यादा बेहतर तौर पे, ये 2019 का पेपर है, तो उसको ज्यादा बेहतर तौर पे जो है वो सीएसएस कर सकते हैं। अब ये टॉपिक देखिएगा, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। अब हमें इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो तो इसको देख के बड़े खुश हुए, इसलिए कि इकोनॉमिक जोन्स उनके कोर्स में शामिल हैं, उनको पढ़ाए जाते हैं, तो फिर तो उनका तो जनाब यहाँ पे छिक्का लग जाएगा ना। दे वुड बी वेरी हैप्पी। बट ये क्या चीज है यार, न्यू वॉर फ्रंट्स, ये क्या मुसीबत है? तो सीधा सीधा टॉपिक दें इकोनॉमिक जोन्स पे ताकि हम अच्छी सी ऐसे लिखें और हम जनाब सबसे ज्यादा टॉप के मार्क्स लें। आई एम सॉरी, ये सोशल जस्टिस है, ये सबके लिए है। आपका अगर इकोनॉमिक जोन स्ट्रांग है तो जरा उसको कंपेयर करें कि न्यू वॉर फ्रंट्स, आज के दौर में जहां जहां वॉर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर, कन्वेंशनल वॉर नहीं है, इकोनॉमिक जोन जो है वॉर फ्रंट्स बन गए। करो भाई अब जस्टिफाई। यू सी, यस कुमार, दैट्स सो। सो दिस मीन्स दैट इट्स नॉट जस्ट, या किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई, ये टॉपिक देखिएगा जरा, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, टॉपिक नंबर 7, ये देखिएगा। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अच्छा जी, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो डेमोक्रेसी के तो आप मास्टर होंगे, और यहां पे उसने उसको जोड़ दिया है एजुकेशन के साथ। या अगर किसी ने एजुकेशन पढ़ी हुई है, उसके मास्टर्स हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी के साथ कैसे करेंगे? सो दिस मीन्स दैट देयर आर ऑलवेज टू वेरिएबल्स इन द एसे टॉपिक्स, और उनको जो है वो करना जो है वो दोनों के ऊपर डिस्कशन करनी, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। दैट इज व्हाई ये समझना कि जी किसी एक किस्म का बैकग्राउंड, सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है हमारे लिए वो
कोई दूसरे लोगों को ज्यादा एडवांटेज नहीं है, नहीं, एवरीवन हैज द इक्वल एडवांटेज। ओके, यहां तक पहले जो सिलेबस होता था सीएसएस का वो यहां तक होता था, सिर्फ ये 2 लाइंस, और लेकिन बाद में ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं ये बाद में ऐड की गई। Students, I will take just a 5 minutes or 3 minutes break. I need to go to the washroom. Stay here, I'll be coming back. इतनी देर में टाइम मिल गया होगा अपने व्हाट्सएप वगैरह चेक करने का। हम लोग जो होते हैं ना ट्रेनर्स, वो ये हमारा मतलब, मुझे तो ठीक है वॉशरूम में जाना पड़ा ना, कोई भी लोग ज्यादा देर तक ना कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और खास तौर पे आजकल के जमाने में जबकि आप देख ही फोन पे रहे हैं सारा कुछ, तो साथ साथ जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम करते क्या है कि बीच में मैं आपको छोटे छोटे वक्फे देता रहूंगा ताकि आप कंसंट्रेट भी कर सकें और साथ साथ अपना जो है वो चेक भी कर सकें। ओके, candidates, let's come to the candidates are expected to reflect comprehensive। हम आए थे सिलेबस पे ये देखने के लिए कि अगर ऐसे राइटिंग स्किल है तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो एफपीएससी ने हमसे मांगी हुई है। सो are expected to reflect comprehensive and research based knowledge। So that is research based knowledge। अब ये क्या चीज हुई, नॉलेज ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक। तो वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो है इसके अंदर अब नॉलेज जो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने हाईलाइट किया है। सो एक जो उनको स्किल चाहिए वो ये है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो दे। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव मींस दैट समथिंग व्हिच इज सो कंप्लीट इन इटसेल्फ कि उसका अपना मीनिंग पूरी तरह से रीडर के ऊपर जो है वो क्लियर हो। यानी आप ध्यान से अपनी बात को बना के इस तरह पेश करेंगे कि उसके अंदर कोई लूप होल या कोई चीज बाकी। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में बोला करता हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव के लिए दैट ऑल मुस्लिम कंट्रीज
condemn India for its policies against the Kashmiri Muslims. I repeat that all Muslim nations condemn India for its policies against the Kashmiri Muslims. Now, do you think this is a comprehensive sentence? कि जी सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो इंडिया को बुरा भला कहते हैं कश्मीरी मुस्लिम्स के बारे में पॉलिसी पे. Do you think it's a comprehensive sentence? Can you give me the reason why not? Why is there ambiguity, Sana? All Muslim nations condemn India for its policies against the policies, not police, policies against the Kashmiri Muslims. There is generalizations, yes, policies, okay. Yes, Saqib. Because all Muslim countries have not condemned. You see? All Muslim nations. हमने कहा all Muslim nations. लेकिन ऐसा नहीं है. हम देखते हैं कि कश्मीर के बारे में मसलन अगर ये स्टेटमेंट दी जाएगी तो ये झूठ होगा. It is not based on fact because there are many Muslim countries who never say anything about Kashmir. Most of them don't even know what the Kashmir issue is. So this is, let's take the example of माशाल्लाह हमारा जो प्यारा नेबर है अफगानिस्तान जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा निछावर हुए रहते हैं हर वक्त. It has never said a single word against India as far as Kashmir is concerned. Do you know that? It has never said anything against Kashmir. And it calls itself the Islamic State. You see? So, India, मतलब मुसलमानों की हिमायत करना और इंडिया की मुखालफत करना ये दो अलग अलग चीजें हैं इनके नजदीक. Look at UAE for example. We are so much dependent upon UAE. UAE never says anything against India as far as Kashmir is concerned. So this means कि मेरी statement जो थी वो comprehensive नहीं है. ये general statement थी, sweeping statement थी. तो इस तरह की चीज या कहा जाए कि ever since the Panama Papers are leaked, it has been discovered that all Pakistani politicians are corrupt. Ever since after the Panama Papers leak, it has been found out that all Pakistani politicians are corrupt. You see, is this a comprehensive statement? It cannot be. क्या प्रॉब्लम है स्टेटमेंट के साथ? इट्स नॉट, क्योंकि ये जनरलाइज किया जा रहा है. इसमें जो है वो सबका जो है वो जिक्र नहीं आ रहा उसके अंदर. सो कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद है जामे, मुकम्मल, एक ऐसी चीज जो फैक्ट्स पे बेस्ड है और जो जनरलाइजेशन नहीं है. सो इसका मतलब है कि हमारी पहली स्किल जो हम नोट डाउन करते जाए जरा, पहली स्किल जो आपको रिक्वायर्ड है CSS essay के अंदर, दैट इज that it must be based on facts और sweeping statements नहीं देनी. जी फिजा बतूल एक दफा तालिबान said that they will after defeating USA move to resolve the Kashmir issue. Let's wait for that ना, देखते हैं ना क्या होता है उसके अंदर. Okay, so comprehensive ये. Next के ऊपर आ जाए. रिसर्च बेस्ड जो मैंने हाईलाइट किया वो वर्ड ये वाला. अब इसने रिसर्च बेस्ड ने बड़ा तंग किया लोगों को और ज्यादातर टीचर्स तो इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए कि इससे मतलब क्या है. रिसर्च बेस्ड नॉलेज, इसको बड़ा सिंपल सा, इसका कोई ज्यादा पेचीदगी में जाने की जरूरत नहीं है. हम जाहिर है ऐसे लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर तो नहीं लिख रहे, लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा है दो चीजें हैं. रिसर्च बेस्ड मीन्स टू थिंग्स, नोट कर लें जरा. One is research-based means updated knowledge. Updated knowledge. अब updated knowledge का मतलब ये है कि आप अगर कहीं से कोई चीज उठाते हैं और उसको वैसे का वैसे बयान कर देते हैं तो फिर क्या आपने उसको अपडेट किया कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है वो लिखा कि कुमार मैं बेटा आंसर नहीं करूंगा इन जवाब सवालों का, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप अपने क्वेश्चंस को 6-7 आप पूछ चुके हैं मुझसे उस वक्त के, which shows that you are just typing your questions, you are not listening to me. ये सारे जवाब आ रहे हैं आगे चल के.
Do you get the answer, Kumar? If you pay attention to what I'm giving, you are going to get everything. रिसर्च बेस से मुराद ये है कि नंबर वन तो ये कि अपडेटेड नॉलेज. फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक ऐसे में किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इज द 7th लार्जेस्ट नेशन. बीइंग द 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान फेसेस मेनी challenges. 7th लार्जेस्ट नेशन, यार ये कहां से पढ़ा तुमने? पाकिस्तान इस वक्त तो 5th लार्जेस्ट नेशन है. आज जब तुम लिख रहे हो या जनवरी में लिख रहे हो या दिसंबर में लिख रहे थे, तो पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड, 5th मोस्ट पॉपुलेटेड. तो ये 7th कहां से आया? ओ सर नहीं, वो ये किताब से पढ़ा था. दिखाओ किताब, दिखाओ मुझे. अब किताब दिखाई गई तो वो 2018 की छपी हुई है. आप लिख रहे हैं 2021 के नवंबर दिसंबर में. 2018 में तो यस हम नंबर 7 होते थे. तो आप ये नहीं कह सकते जनाब कि या पाकिस्तान में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कहने के जी ये इस वक्त 1057 MAF है पर कैपिटा वाटर. आई एम सॉरी, आप 2022 की बात करें, पाकिस्तान में तो 1057 क्या, वो तो UNDP ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि 880 MAF जो है इस वक्त पर कैपिटा वाटर अवेलेबल है. यू हैव नॉट अपडेटेड योर नॉलेज. सो रिसर्च बेस्ड नॉलेज से मुराद ये है कि आप अपना नॉलेज अपडेटेड जो है वो देंगे, नंबर वन. नंबर टू ये है कि रिसर्च, चूंकि आप लोगों में से भी काफी सारे रिसर्च से गुजर के आए हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेनेवर, देखें एक तो होती है ना आपकी प्राइमरी रिसर्च जो आप कर रहे हैं, एक सेकेंडरी रिसर्च होती है जो आपने दूसरे लोगों की रिसर्च की और उसकी बेसिस पे अपनी रिसर्च जो है उसकी थियरी जो है वो पेश कर रहे हैं. तो वो सेकेंडरी रिसर्च आपको याद है कि उसके अंदर हम साइटेशन देते थे. डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स? इन टेक्स्ट साइटेशन रेफरेंस देते हैं जिसके अंदर ब्रैकेट्स में हमने राइटर का नाम और ईयर जो है वो लिखना होता है. इसी तरह की चीज अब रिक्वायर्ड है. आप यहाँ पे जो नॉलेज पेश कर रहे हैं उसके साथ उसका रेफरेंस भी दें, उसके साथ उसका रेफरेंस भी दें. कल जो सिंध का PMS का पेपर आया है उसने बहुत से लोगों की आंखें खोली हैं कि उसके अंदर एग्जैक्टली यही चीज जो मैं आपके साथ इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड. क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखा है टीचर्स परवाह नहीं करते इस लफ्ज की, और जी बस उसने लिख दिया हुआ है FPSC. नहीं जी, आप इसको जरा इंटरप्रेट करें क्या चीज है. तो कल PMS सिंध का जो पेपर आया उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन पेश कर रहे हैं एस्से के अंदर उसके साथ उसका रेफरेंस भी दें. That is the true interpretation of research based. और मैं काफी सालों से 3-4 सालों से खबर रहा हूं कि रिसर्च बेस्ड करेंगे तो ऐसे पास होगी, अगर आप नहीं कर रहे, साइटेशन नहीं दे रहे, तो फिर उसका जो है वो अपडेटेड नहीं बन रहा. नहीं, मेरा ख्याल है अपडेटेड नॉलेज शराल जो है उसको, शराल माइकल, इसको साइटेशन मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि सारी ऐसे में नहीं, उसके अगर 17 पैराग्राफ्स हैं बॉडी पैराग्राफ्स, तो उसमें से हाफ पैराग्राफ्स के अंदर हमने साइटेशन देनी होती है, हाफ के अंदर नहीं देना होता. सो उसके अंदर आपका जो है वो, लेकिन नॉलेज हर जगह जो है अपडेटेड चाहिए. सो ये दो चीजें हमें समझ आ गई रिसर्च बेस से. नंबर वन, इट मस्ट बी अपडेटेड, एंड नंबर टू that you should mention the source from where you have acquired that information. ये एक स्किल जो है हमने ये डेवलप करनी है ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक. आगे चलते हैं. कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन, अब आर्टिकुलेशन से क्या मुराद होगी? आर्टिकुलेशन से मुराद ये होगी कि आप अपना जो बात कर रहे हैं उसको प्रॉपरली बना के पेश करते हैं कि मतलब, और डू यू जस्ट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकते रहे, कभी ये बात कर ली कभी वो बात कर ली, या लंबी चौड़ी बातें जो हैं गप्पे जो है उसके अंदर लगाते रहे और बात का सिरे से सर पैरी कोई नहीं है. नहीं, वी वुड लाइक टू से whether you know how to present your material, whether you give a topic sentence in the beginning and then you explain it and then you support your point with some evidence. And is this how you write, or या कि दूसरा जो जिस तरह से लोग जैसे वो सिखाते हैं कि essay is a free flow of thought. इस सेंटेंस ने बड़ा लोगों को फेल करवाया है इसमें कि फ्री फ्लो ऑफ थॉट. क्या फ्री फ्लो ऑफ थॉट? आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं,
वहां पे फ्री फ्लो ऑफ थॉट क्या मतलब, आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, ऑफिशियल मीटिंग में, तो वहां बंदा फ्री फ्लो तो नहीं ना कर सकता, ओ जी मेरे ख्याल में ऐसे है जी, ऐसे होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो इधर उधर की बेकार की। नो, यू हैव टू बी आर्टिकुलेट अपनी बात को। सो इसको आप शॉर्ट लिख सकते हैं, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, योर मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि आप अपनी नॉलेज को, अपनी डिस्कशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस चीज के नंबर है। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। सेकेंडली द वर्ड इज एक्सप्रेशन। नाउ एक्सप्रेशन मीन्स लैंग्वेज। आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्सप्रेशन के बारे में काफी मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं हमारे लोगों में, कि आपने अक्सर सुना होगा सीएसएस जब शुरू करते हैं तो लोग फिर बड़ा समझाते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना बड़ी हाई फ्लाइंग किस्म की वोकैबुलरी होनी चाहिए, बड़े बड़े मुश्किल किस्म के वर्ड्स जो है वो इसके अंदर लगाओ ताकि एग्जामिनर जो है इंप्रेस हो। आपका एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा हाई क्लास किस्म का होना चाहिए ताकि जो है वो पता चले कि आप सीएसएस के कैंडिडेट हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा सा होता है, ये एक्सप्रेशन जनाब आएगा कहां से? हमारे यहाँ जो इंग्लिश टीचिंग का जो हाल है, क्या उसमें इंसान का एक्सप्रेशन डेवलप होता है? नंबर वन। नंबर टू, एक्सप्रेशन किसने कहा कि मोटी मोटे लफ्ज लगाने से एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है? नो, बल्कि बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ कहा जाता है जी बड़ी ऐसी किस्म की वोकैबुलरी यूज करो, बड़ा गारगेंटुअन सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी जो वर्ड्स है स्टुपेंडुअस किस्म का जो है उसके अंदर वोकैबुलरी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय गारगेंटुअन? जो है वो एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? क्या आपको मीनिंग का पता है गारगेंटुअन क्या है? हाँ जी बहुत बड़ा, सॉरी ये एग्जैजरेटेड मिथ बन गई है ये साकिब, कि मतलब गारगेंटुअन जी बहुत बड़ा नहीं, सॉरी। जैसे जैसे वर्ड्स मुश्किल होते जाएंगे, दे हैव एज मेनी शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ मीनिंग, देन दे हैव different connotations. Most of the difficult words, they have various connotations. So do you know all those connotations? क्या आप उसको सारे shades आप उस word के आते हैं? नहीं आते, लेकिन जबरदस्ती ठोकने की कोशिश करते हैं। Gargantuan is used for size, not for intensity. Adjectives जो है वो भी जो है वो उसके अंदर हैं, जो adjectives की भी अपनी different types है। एडजेक्टिव जो है वो इंटेंसिटी का है, उसके अंदर साइज का है। एडवर्ब्स जिस तरह से फ्रीक्वेंसी के हैं, मैनर्स के हैं, इस तरह एडजेक्टिव्स की टाइप्स हैं। अब हमारे लोगों को नहीं पता होता इन चीजों का, और जबरदस्ती मुश्किल लफ्ज लगाने के चक्कर में गलत लफ्ज जो है वो यूज करते हैं, गलत यूजेज कर जाते हैं। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस थिंग वेरी with the great responsibility as an examiner. We are not interested in difficult and words and expressions which just mean nothing. Ye flowery expressions and all those things, they mean nothing. What is important for the examiner is your clarity of thought. मैं ये नहीं कह रहा कि जी बच्चों वाले सेंटेंसेस लिखें, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान वाज मेड इन 1947. आई एम नॉट सेइंग दिस आइदर। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एनालिसिस ये भी बता देता हूँ। बेसिकली आपका जो इंग्लिश का दूसरा पेपर है प्रेसी, उसके अंदर वोकैबुलरी आती है जिसके अंदर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वगैरह शामिल हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पाकिस्तान में कैसे ये आइडिया डेवलप हो गया कि वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐसे में लगाने होते हैं। लोगों ने अपने आप को पागल किया हुआ है उन वर्ड्स को उसके अंदर लगाने की कोशिश करते हुए। चनाचे गलती तो जाहिर है सामने नजर आ रही है। सो इट इज द क्लैरिटी विच मैटर्स। एक्सप्रेशन से हमारी मुराद ये है कि यूज ओके ग्रामेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन एंड डू नॉट ट्राई टू, अपनी लाइफ इजी करें जरा थोड़ी सी, हाँ ऐसे वर्ड्स जबरदस्ती ठोकने की कोशिश ना करें। ये जो कहा जाता है ना जी एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, शायद इसी के अंदर सबसे बड़ी गलती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव बीन टीचिंग CSS English since last 27 years. This is more than your age, definitely. अब मेरे जैसे एग्जामिनर जब बैठा हुआ है कोई,
जिसको ऑलरेडी टीचिंग में 30-35 साल हो गए हैं, उस बंदे को एक 20-25 साल नौजवान कैसे इंप्रेस कर सकता है? साफ हमें नजर आता है जब वो लगाए होते हैं ना वर्ड्स, तो हमें नजर आता है कि लो जी ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है. स्टॉप दिस एफर्ट, जस्ट से व्हाट यू हैव टू से. आप अपना काम करें, एग्जामिनर को अपना काम करने दें. डोंट ट्राई टू इंप्रेस हिम. यूजुअली, बल्कि मोस्टली इट बैकफायर्स. नेक्स्ट, technical treatment of the style of English essay writing will be examined. I will highlight this. तो आपको दूसरी स्किल जो नेक्स्ट स्किल जो चाहिए, एक ये कि comprehensive knowledge, another skill research based knowledge, another skill articulation, then the skill of language, and then the skill of using different styles of essay writing according to the topic, according to the requirements of the topic. अब इंग्लिश एसे लिखने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, स्टाइल्स हैं. आर्गुमेंटेटिव एसे है, एक्सपोजिटरी एसे है, एनालिटिकल एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, नैरेटिव एसे, एब्स्ट्रैक्ट एसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, रिफ्लेक्टिव एसे, 7-8 किस्में हैं. तो जरूरत है कि, और हर एसे का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका मेथड डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो फिर जरूरत है कि आपको उन सारे स्टाइल्स का पता हो. पेपर देखें, पेपर पढ़ें, और उस पर से टॉपिक का जो स्टाइल है, जो टॉपिक है, वो देखें कि किस टाइप की ऐसे है, और फिर उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करें. दिस इज द स्किल व्हिच द एफपीएससी रिक्वायर्स. सो दिस इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सिलेबस. और जो पेपर की मार्किंग होती है वो इन्हीं 5 चीजों के ऊपर है. एग्जैक्टली हाउ कॉम्प्रिहेंसिव दिस पर्सन इज. Is the knowledge research based, whether it is presented everything articulately, what type of language is using, and has he or she been able to identify the type of essay or not. अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछ लें इस मटेरियल से रिलेटेड. अगर आप मुझसे आउटलाइन के बारे में पूछेंगे तो वो नेक्स्ट बात है. एंड इफ इट इज ऑल क्लियर, सना सीएसएस पीएमएस एसे का डिफरेंस जो है वो मैं इस वक्त तो काफी सारा डिफरेंस है, और ये नहीं है कि 2 सेंटेंसेस में बोल दूं, बट दीज आर 2 डिफरेंट एसेस. आमतौर पे मैं 5 लेक्चर्स तब कर लेता हूं, तो उसके बाद फिर मैं बड़ा क्लियरली सारी पीएमएस पाकिस्तान की जितनी भी है 4-5, उन सब का डिफरेंस सीएसएस एसे के साथ में उसको दूं. जी शरून, लास्ट स्किल टेक्निकल ट्रीटमेंट क्या है उसको डिबेट कर दें. मैं अभी नेक्स्ट जो पेपर आपके साथ डिस्कस करता हूं तो उसके अंदर ये क्लियर कर देता हूं. Sakib, these are 2 questions: how to develop expression and to do research. First question, how to develop expression. आप मैं एक बुक जो है वो बता देता हूं जो रिकमेंडेड है इसकी सीएसएस की, अपनी एफपीएससी की, उससे आप एक्सप्रेशन अच्छा डेवलप कर सकते हैं. जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है तो इसके ऊपर मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है वो सारा इसके ऊपर है आगे चल के. अच्छा जी, ये इसी सिलेबस के अंदर जो है एफपीएससी ने नहीं मसूद अब्रो, मैंने तो नहीं कहा कि स्मॉल वर्ड्स यूज करने हैं. कह रहे हैं कि ऐसे में ओनली स्मॉल वर्ड्स यूज करना तो नॉट डिफरेंट नहीं है. नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि स्मॉल वर्ड्स यूज करें, लेकिन वो वाले वर्ड्स भी यूज ना करें जो आपको आते ही नहीं है. आई हैवंट सेड कि स्मॉल वर्ड्स यूज करने. यूज द वोकैबुलरी व्हिच यू नो. अच्छा जी, आई वुड रिकमेंड दिस बुक नंबर 1 ओनली, इंग्लिश ग्रामर इन यूज. लेकिन ये सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं है, इसके ऊपर एक्सरसाइजेस हैं, उनको साथ साथ सॉल्व करते जाएं. इस तरीके से मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते हुए देखा है, और ये हर लेवल के लिए जो है वो एप्लीकेबल है. ख्याल रहे कि रेमंड मर्फी की ये वाली बुक, क्योंकि एक दूसरी भी है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, उसको नहीं, हम इसको रिकमेंड करते हैं, ये एफपीएससी ने किया हुआ. कुमार आप देख लें, रेनन मार्टिन यहाँ पे कहीं लिखी हुई है तो फिर मेरे साथ बात करें. मैं सिर्फ इन बुक्स की बात करूंगा, वरना तो दुनिया में हजारों बुक्स हैं ग्रामर के ऊपर, किस किस की मुझसे पूछेंगे. So if you're interested in improving your English expression, one of the best books is the English Grammar in Use. बाकी प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज भी अच्छी है, लेकिन ये ज्यादा थ्योरेटिकल है. द लिटिल ब्राउन हैंडबुक रूल्स के हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं मिलेंगी इसके अंदर.
यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुअक एंड ग्रीनबाउम की इसके अंदर भी एक्सरसाइजेस हैं, but the other best book which I recommend is this one, Reader's Digest Association की Write Better, Speak Better. This is again an excellent book for developing expression. So ये दो books मैं इसके अंदर recommend करूँगा. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट लेट्स लुक एट दी पेपर. ये तो था जो सिलेबस जो इसने दिया हुआ था. लेट्स सी हाउ डज द एग्जामिनर इंटरप्रेट दिस होल थिंग. एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. ये ईयर 2020 का पेपर है जो पहले भी डिस्कस कर रहा था आपसे. लेट्स लुक एट दी एग्जामिनर्स डिटेल्स. एग्जामिनर सेज मेक एन आउटलाइन. ये हम इसको अब क्लियर कर लें. मेक एन आउटलाइन. अब आपने शुरू में क्वेश्चन पूछ रहा था कोई नौजवान के, सर मेक आउटलाइन बनानी जरूरी है, अगर ना बनाए तो क्या है. बेटा उस लिहाज से तो पेपर भी देना क्यों जरूरी है, ना भी दें तो क्या है. तो ये मैं लेट मी शो यू दैट एग्जामिनर इज आस्किंग क्लियरली दैट वी हैव दिस मेक एन आउटलाइन. क्लियरली उसने कहा है एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे. सो ये दो अलग अलग चीजें हैं. आउटलाइन एग्जामिनर को चाहिए, उसके मार्क्स भी हैं, और आउटलाइन ना लिखें तो फिर एग्जामिनर को ये समझ नहीं आती कि ऐसे में आखिर क्या होगा. ये बंदा तो टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है. देखो सिविल सर्विस सारी क्या चीज है, ये प्लानिंग का नाम है. दे प्लान, दे मेक पॉलिसीज एंड एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्लान. और यही चीज हम सीएसएस ऐसे के अंदर चेक कर रहे हैं. अब जिस बंदे के पास प्लान ही नहीं है एक्शन का, उसने ऐसे क्या लिखनी है, ये उसने एक्शन क्या लेना है. So that is why the examiner asks that in the beginning, give us a roadmap of what you're going to write about. सना मैं आर्टिकुलेशन से जरा आगे आ गया हूं ना, मैं सुनते जाएं. आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं. ये आउटलाइन माइंड मैपिंग के बाद बनती है. जी मसूद, उसमें लिखा हुआ है कि स्टार्ट में आउटलाइन देनी है, बाद में तो नहीं देनी ना. आउटलाइन तो शुरू में होती है, प्लान तो शुरू में बनता है, उसके बाद एक्शन होता है ना मसूद ब्रो. ये कैसे हो सकता है कि जी आप पहले ऐसे लिख लें और बाद में आउटलाइन दें. शरून, आउटलाइन लिखने के डिफरेंट स्टेप्स हैं. अभी आपको मैं मेरा स्टडी आप देखेंगे प्लान जो है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. So make an outline and write a comprehensive essay of 2500 to 3000 words on any one of the given topics. Make sure you use different forms of discourses. ये चीज भी जरा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लाजमी है. डिस्कोर्स से मुराद होगी हमारी टेक्सचुअल अरेंजमेंट, कि जो भी टेक्सचुअल जो भी चीज लिखी जाती है वो एक डिस्कोर्स होता है. जो भी चीज कम्युनिकेट करने के लिए यानी कुछ लिखा गया है जैसे किसी ने पढ़ना है तो वो एक डिस्कोर्स है. Different forms of discourse. Discourse की मुख्तलिफ किस्में हैं. For example, exposition, argumentation, description, and narration. Let me explain to them one by one. अब different forms of discourses से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म की, ये वो इंटरप्रिटेशन है वो जो पीछे आया था ना, स्टाइल्स ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग. स्टूडेंट्स, ये जो था टेक्निकल ट्रीटमेंट, ये उसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. ये लास्ट वाला जो था टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग, ये जो कहा गया था, तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि टेक्निकल ट्रीटमेंट से मुराद है इसके डिफरेंट डिस्कोर्सेस. कौन कौन से, यहाँ पे कौन कौन से. एक्सपोजिशन, जी एक्सपोजिशन यानी एक्सपोजिटरी एसे, आर्गुमेंटेशन यानी आर्गुमेंटेटिव एसे, डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव एसे, और नरेशन मींस द नैरेटिव एसे. अब बाज लोग ये समझते हैं, बल्कि पढ़ाते भी हैं, कि जी ये सारे डिस्कोर्सेस सारी टाइप्स एक ही एसे के अंदर लगानी होती है. ये बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है. ये सब डिफरेंट चीजें हैं और इनको अलग अलग
तौर पे सारी ऐसे एक ही स्टाइल में लिखी जाती है, या वो एक्सपोजिशन होगी, एक्सपोजिटरी ऐसे, तो सारी ऐसे एक्सपोजिटरी होगी, या वो आर्गुमेंटेटिव है तो फिर सारी ऐसे जो है वो आर्गुमेंटेटिव होगी, या वो डिस्क्रिप्टिव है या नैरेटिव है। ये नहीं हो सकता कि आधी एक्सपोजिटरी है और आधी आर्गुमेंटेटिव और बीच में डिस्क्रिप्शन भी और नरेशन भी है। इट कांट गो लाइक दैट। सो वो जो उसने कहा था ट्रीटमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल्स ऑफ इंग्लिश ऐसे, उसके मैं इसको सिंप्लीफाई करके एग्जामिनर ने कर दिया दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ द एसेज, जिसके मुताबिक उसने नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स को इस टाइप के मुताबिक पहचाने और अपना स्ट्रक्चर वो वाला यूज करें। अब ये 4 दिए हुए हैं, मैं इसको जरा थोड़ा सा करके कंबाइन करके डिस्क्रिप्शन और नरेशन को इसको मैं कंबाइन करूंगा एंड आई वुड नेम इट एज द एब्स्ट्रैक्ट एसे। जरा अपने पास इसको लिख लें, दिस वुड बी एब्स्ट्रैक्ट एसे, बिकॉज अकेली नैरेटिव एसे अब नहीं आ रही सीएसएस के अंदर, अकेली डिस्क्रिप्टिव एसे भी बहुत कम है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इसके अंदर उस तरीके से डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर डिस्क्रिप्शन नरेशन दोनों यूज होती हैं। So this means that there are 3 types of essays that we need to study, we need to understand: expository, argumentative, and then the abstract essay. Credit will be given for organization, relevance, and clarity. अब ये देखें, क्लैरिटी वाली बात एग्जामिनर ने कर दी है, जरा इनके साथ स्टूडेंट नोट कीजिएगा, क्लैरिटी किसकी? लैंग्वेज की। क्लैरिटी से मुराद है लैंग्वेज, नोट करने जरा। रेलेवेंस किस चीज की? जो कंटेंट है, जो आप मटेरियल पेश कर रहे हैं ऐसे के अंदर, दैट मटेरियल रेलेवेंस, क्या आपका मटेरियल जो है वो रेलेवेंट है या नहीं। सो ये आ गया, क्लैरिटी मींस लैंग्वेज, रेलेवेंस मींस कंटेंट, और ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है स्ट्रक्चर, ऐसे का स्ट्रक्चर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स नाउ: लैंग्वेज, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। वापस जाते हैं सिलेबस में, सिलेबस में भी यही 3 चीजें हमसे मांगी गई हैं। लेट्स लुक एट इट वंस अगेन। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन किस चीज की? ऑफ द कंटेंट, लिख ले जरा। आर्टिकुलेशन से मुराद है कंटेंट, आप किस तरीके से पेश करते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स लैंग्वेज, language, and technical treatment of the style means structure, कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो किस हद तक उसका। अच्छा, अब जरा मुझे बताइएगा कि क्या आपको कोई कॉमन चीज नजर आ रही है सिलेबस और ऐसे के पेपर के दरमियान? यू विल फाइंड कि ये 3 चीजें हमारे टेक अवेज यहां से 3 हैं: content, language, and structure. And same when we go to the paper, we find out that the examiner has also demanded the same thing. Organization means structure, relevance means content, and clarity means language. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पेपर जो है उसको एनालाइज कर लिया, और ये जो 3 टाइप्स की एसेज आ गई हैं, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट, लेट्स मैं क्विकली आई विल गो थ्रू दीज टॉपिक्स, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने ये सारे टॉपिक्स इन्हीं 3 टाइप्स के मुताबिक दिए हुए हैं। डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? एब्स्ट्रैक्ट. Women universities as agents of change. It can be expository, it can be argumentative. Pakistan and the future of Kashmir cause, expository essay. Polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan, expository. Global power dynamics and Pakistan's foreign policy, expository. Pakistan's informal economy, the way forward, expository. Promoting tourism in Pakistan, opportunities and challenges, expository. I do not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right to say it. Abstract essay. Is Pakistan ready for digital revolution? Argumentative. IMF bailouts, roads to stability or recipe for disaster? Argumentative. अभी तो ये मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि ये स्किल आज आपने सीखनी है
कि टाइप ऑफ एसे जो है वो कैसे पहचानी जाती है। ये सबसे पहली स्किल है, इसलिए कि अगर आपको टाइप ऑफ एसे जो है वो नहीं आती तो फिर इसका मतलब है शुरू में ही अब गलत जो है वो स्ट्रक्चर उसके अंदर लगा के, अगर वो आर्गुमेंटेटिव एसे थी तो उसके अंदर आपने एक्सपोजिटरी का स्ट्रक्चर लगा लिया तो गलत हो गया, अगर एक्सपोजिटरी था उसको आर्गुमेंटेटिव बना दिया तो गलत हो गया। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट स्किल व्हिच यू नीड टू understand is the to identify the types of essays, the articulation similarity with the paper, articulation similarity कि articulation जो है वो पेपर में कैसे मांगी गई है, articulation पूरे पेपर में हमें चाहिए और relevance के लिहाज से मैं इसको यहाँ पे इंटरप्रेट करूंगा। अमीना, okay students, now I will move on to, ये मैंने आपके सामने वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी जो है वो शायद अली खान थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, सारा कुछ पढ़ाते हैं आज। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो जो स्किल्स की बात हो रही है ना शुरू से, कैसे राइटिंग इज बेसिकली स्किल, तो अब स्किल्स क्या चाहिए वो हमें थोड़ी सी समझ आ गई है कि हमें रेलेवेंस की स्किल आनी चाहिए, कंटेंट की, आर्टिकुलेशन की, हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्किल आनी चाहिए, हमें एक्सप्रेशन की स्किल जो है वो ये आनी चाहिए। तो ये हैं कुछ बुनियादी चीजें जो कि I'm going to show you my study plan for the essay, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मैंने अपने सिलेबस में किस तरीके से आपके साथ जो है टीचिंग के दौरान, अपने लेक्चर्स के दौरान कहाँ पे कौन कौन सी चीज किस तरीके से पढ़ानी है बल्कि सिखानी है। ये करने के बाद हम ब्रेक लेंगे, आप लोग थोड़ा सा थके हुए फील कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दी CSS स्टडी प्लान। ये 2023 के लिए मैंने जो है नया बनाया है अभी, और आई एम गोइंग टू हैव 8 लेक्चर्स विद यू, 8 लेक्चर्स। आज जो है इस वक्त हम, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास भी है और ये लेक्चर नंबर 1 भी है। सो अब देख लें कि मेरे स्टडी प्लान में ये चीज शामिल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर है उसमें हम जो है वो करेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS सिलेबस। आई हैव ऑलरेडी डन दिस विद यू। इंट्रोडक्शन टू एसे पेपर, ये भी मैंने आपके साथ कर लिया है। एसे मार्किंग क्राइटेरिया जो है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमने ब्रेक करनी, ब्रेक के बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ एसेस पहचानने की कोशिश करेंगे और एक्सरसाइजेस आपको करवाऊंगा पास पेपर्स में से। मेरा हर लेक्चर जो है वो एक स्किल पे बेस्ड है, एक एक करके, यानी आई हैव डिवाइडेड द एसे राइटिंग मेथड इनटू 8 बेसिक स्किल्स, जिनमें से स्किल नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ एसे। सो हम ये स्किल आज सीखेंगे और उसके बाद मैंने आपको इसके ऊपर एक्सरसाइज देनी है। हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट हुआ करेगी, वो असाइनमेंट आपने करनी होती है, उसको अपलोड करें अपने ग्रुप में और फिर उसकी इवैल्यूएशन मैं जो है वो किया करूंगा, साथ क्लास के अंदर उसकी डिस्कशन भी किया करेंगे। Then the second skill is paragraph writing in the next lecture. Then outline writing, thesis statement writing, number 4, number 5, introduction paragraph writing. Skill number 6 is crunch and conclusion writing. Then skill number 7 is how to write an argumentative essay, and then how to write an abstract essay. I'm going to teach you all 3 types of essays. और इसके अंदर पूरी डिटेल से एक एक स्किल करके हमने सीखनी भी है, असाइनमेंट मिला करेगी और उसकी जो है वो फिर उसके बाद आपने उसको करके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। इस तरह मैंने एक एक स्किल करके आपको जो है वो ये सारी ऐसे राइटिंग जो है वो सिखानी है। And after the lecture number 5 you will be write a full expository essay on a given topic. फिर जब आप ऐसे राइटिंग का मेथड सीख जाते हैं तो उसको बाद आर्गुमेंटेटिव पे कन्वर्ट किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट पे कन्वर्ट किया जा सकता है with a few of the changes. Okay students, and I'm very meticulous about my study plan. मैं बहुत ज्यादा जो है इसको रिलीजियसली फॉलो भी करता हूँ क्योंकि ये एक बड़ा आफ्टर so many years I would say that more than 2 decades के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ
that this is the method, best method how the essay writing skill पढ़ाई जा सकती है. Okay, so right now I will show you the essay marking criteria. इस वक्त तो आपकी ये एक ओपन क्लास है. नेक्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर हो चुके होते हैं तो आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप विद यू. ऐसे का सेपरेट होता है और उसके अंदर फिर मैं सारा मटेरियल जो है वो आपको आज जितना भी हम जो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करके फिर आपको प्रोवाइड की जाए करेंगी. अभी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाने लगा हूँ सारा कुछ नेक्स्ट पार्ट में उसकी स्लाइड्स एंड एवरीथिंग. Okay, briefly we will go into the essay marking criteria. Just a few things about that. Okay. So here we are. How CSS essay is marked. अब जाहिर है हमने बात तो कर ली है कि essay जो है वो एक 100 मार्क्स का 3 आवर्स में 3000 वर्ड्स 2500 to 3000 वर्ड्स लिखने हैं. तो इसकी मार्किंग किस तरीके से होती है. So let me show you that there are 4 broad areas of assessment. 4 broad areas. इसको चेक करने के हम क्या करते हैं कि ऐसे को 100 मार्क्स है ना तो इसको हम डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं कि इसकी किस तरीके से मार्किंग होगी. कंटेंट के अलग मार्क्स हैं, लैंग्वेज के अलग मार्क्स हैं, स्ट्रक्चर के अलग मार्क्स हैं. एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू अनदर कॉन्सेप्ट दैट ऑफ कोहेरेंस. Coherence is a highly important ingredient of CSS essay writing because coherence जो है वो content की भी होती है, coherence language की भी है, coherence structure की भी है. और इसकी marks की division इस तरह से है कि the content has an average weightage of something like 40%, whereas language has 25%, structure has 20%, and coherence has 15% weightage out of your 100, where the 40 is the minimum passing requirement, passing marks. And you have to score in each of these categories. ये पॉसिबल नहीं है कि आपका कंटेंट बड़ा स्ट्रांग है, मटेरियल और लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रक्चर कुछ नहीं है. अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो भी ऐसे पास नहीं होती, अगर कोहेरेंस नहीं है तो भी पास नहीं होती, या मे बी आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है तो भी नहीं, और अगर ऊपर वाली तीनों चीजें हैं और कोहेरेंस नहीं है फिर भी ऐसे पास नहीं होती. So that is why you have to cater to the requirements of all the 4 elements of the assessment. इसके अंदर कंटेंट, लैंग्वेज और यही चीजें अभी हम पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे थे कि कंटेंट होता है, लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है और इसके अंदर फिर हमने कोहेरेंस का एलिमेंट जो है ये ऐड किया. बस स्टूडेंट्स, इट्स 7:40. वी विल टेक अ ब्रेक हियर फॉर 20 मिनट्स और उसके बाद वापस आके हम टाइप्स ऑफ एसेज जो हैं उसके ऊपर स्विच ऑन करते हैं. ओके, सो बहुत से क्वेश्चंस अभी तक जो आपने मुझसे पूछे हैं दे विल ऑटोमेटिकली बी यस फिजा 10% सभी. बहुत से क्वेश्चन जो आपने पूछे थे ऑटोमेटिकली आपको इसके अंदर जो है वो आंसर्स मिलते जा रहे हैं. बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी जब हम डिस्कस करते हैं आगे यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स देयर. जब आप इतना ज्यादा पढ़ाते हैं इतनी ज्यादा बैचेस को तो हर बैच की फर्स्ट क्लास के अंदर तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने उनका काफी सारों का जवाब जो है वो ऑलरेडी इस सारे में शामिल कर लिया हुआ. So as you, by the end time you reach the end of this lecture, you will find that most of your questions have been answered. G Fiza Batul, general question. I can't help dear Hunter Sami, अगर 8 बजे बिजली चली जाती है. Pass allocation 100% merit पे होती है. CSS, what is that? I don't understand that. Yes, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि कितना है मेरिट, तो FPSC इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद मैंने देखा है कि दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आई हैव फाउंड
जीरो टॉलरेंस इसके अंदर और जीरो करप्शन जो है इसके अंदर। पाकिस्तान में ये तो नहीं कहा जा सकता किसी भी जगह के बारे में कि जी नहीं करप्शन है ही कोई नहीं सिरे से, but this is the least corrupt organization that I have seen, that I have worked with, and they have earned my respect because of it's a small organization. FPSC को बहुत बड़ी organization नहीं है, but they are professional and they know what they're doing. So all Pakistanis of eligible age have the opportunity to join CSS, join civil service through FPSC. ये कहना कि जी नहीं इसमें करप्शन है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, अगर किसी लेवल पे होती भी है तो वो कम से कम 200-250 सीटें, इतनी ज्यादा सीट्स के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जी इतनी ज्यादा उसमें करप्शन में चली गई। नेवर, आई वोंट एग्री विद यू ऑन दैट। सना, आपका क्वेश्चन बहुत जनरल है। What should be our stance in CSS essay? For instance, there is one perspective which is unbiased, but maybe a radical one adopted by writers like K.K. Aziz or other foreign authors, while the other one is biased, but it is also researched and justified by some answers. इसकी गुंजाइश ही नहीं आएगी। This is not a test of knowledge. मैं अगर आगे चलता हूँ जैसे जैसे मेथड आपको बताता हूँ तो आपको पता चलेगा your question is not founded on any of the requirements of the essay. नहीं फरवा, अगर इतने कम लोग पास कर पाते हैं, वही बात आप पता नहीं आप किस लिहाज से कह रही हैं, अगर करप्शन होती तो फिर ज्यादा लोग क्लियर करते ना, तो फिर थोड़े लोग अगर हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि करप्शन हो रही है तो सिर्फ करप्शन वाले पास किए जा रहे हैं। सॉरी, आई वोंट एग्री विद यू ऑन दिस, आई कैन नेवर एग्री ऑन दिस, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरी सिविल सर्विस, पूरे मुल्क का निजाम जो है चलाना, जिसकी जिम्मे है रिक्रूटमेंट। आप अगर इसको भी ये लगा देंगे कि जी नहीं करप्ट, ज्यादातर लोग फेल अपनी हरकतों की वजह से होते अपनी हरकतों की वजह से, बाद में लगा देते नहीं जी करप्शन है वहां पे। आई वोंट एग्री विद दैट। जी ये काफी सारे बाबर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं सना खालिद आगे चल के। कैन वी हैव अ ब्रेक नाउ प्लीज फॉर 20 minutes? Thank you. So, coordinator, I would like to go on a break now. Ms. Sabah, are you there? Hello, Abir or Ms. Sabah. मैं यहीं करूँ, आप I would be offline for the next 20 minutes. Thank you. अब एक practical skill है। पहले हाफ में मैंने जो था वो आपको सिर्फ एक वो किया था, हमने टोटल इंट्रोडक्शन CSS सिलेबस का और CSS ऐसे पेपर का, और अब हम जो है उसको Sir, how from where are we going to get such vast knowledge for two different topics, Mohsin? Obviously बेटा ये CSS है, इसकी कोई एक बुक तो नहीं है ना ऐसे की जो पढ़ ली और जाके ध्यान दे दिया। It's CSS ऐसे, it is based on, जो knowledge है वो आपका बेस्ड है तमाम जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारा नॉलेज जो आप गेन करते हैं वहां से, और उसके अलावा जो डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी एक खास टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये सारा नॉलेज इकट्ठा होकर ऐसे के अंदर काम आता है। कोई ये नहीं है कि वैसे के लिए अलग से कुछ चीजें जो है वो पढ़नी है, नहीं, ऑलरेडी आप 4-5 महीने के कोर्स में जो पढ़ते हैं चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल फॉर राइटिंग योर एसे। बिगिनिंग में तो नहीं होता, लेकिन आस्ता आस्ता ये नॉलेज आपके पास, जितनी देर में वो नॉलेज आएगा इतनी देर में साथ साथ हम आपको स्किल सिखाएंगे ऐसे राइटिंग की, तो ग्रेजुअली यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। तो ये नहीं होता कि पहले दिन ही, जैसे हम लोग ऐसे के आते हैं लेक्चर में तो समझते हैं कि सर हमें पहले दिन ही एक ऐसे जो है वो पकड़ के हमें दिखा देंगे या 10-12 ऐसेस पकड़ा देंगे। काफी लोग मुझे शुरू में पूछा करते थे आप कितने टॉपिक्स कराएंगे, इसलिए कि मैंने देखा है एकेडमीज के अंदर के फिक्स टॉपिक्स 10-12 जो है वो स्टूडेंट्स को कहे जाते हैं हम करवाएंगे, और रेडीमेड एसेज उनकी देख के स्टूडेंट्स को पकड़ा दी जाती हैं, पढ़ा के सुना भी दी जाती हैं, और बस आखिर में घर चले गए। ना स्टूडेंट कुछ सीखता है ना कुछ, और पैसे भी लग गए, टाइम भी गुजर गया, स्टूडेंट लर्निंग इज जीरो। सो माय मेथड इज नॉट दैट। इफ इट्स अ स्किल तो फिर स्किल वो जो है खुद सीखनी पड़ती है, सिर्फ पढ़ के ऐसे लिखनी नहीं आती। इसकी मिसाल मैं बड़ी सादा से दिया करता हूँ कि खाना आप रोजाना खाते हैं 2, 3, 4, 5 दफा मुख्तलिफ टाइम आप खाते हैं, लेकिन इतने अरसा हो गया, इतने साल आपको खाना खाते हुए हो गए, क्या आपको खाना पकाना आ गया?
जरा मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या आपको पकाना वो आ गया? पुलाव या बिरयानी आप खाते हैं, डू यू थिंक आपको वो खाते खाते पकाना आ गया? तो फिर ये क्यों समझा जाता है कि ऐसे पढ़ लेंगे तो हमें ऐसे लिखनी भी आ जाएगी? ये हाँ बस अपने आप को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं जो हमें मुख्तलिफ लोग जो है सिखा देते हैं। सो लेट्स लर्न इट पीस बाय पीस, स्किल बाय स्किल। आज की जो स्किल हमारे सामने है जरा उसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स कैन यू कम्युनिकेट विद मी प्लीज? मैं 150 बंदा बैठा हुआ है, 3 बंदे मुझे जवाब दे रहे हैं सिर्फ यस और नो का। आपका कीबोर्ड अगर चलता है, आर यू अटेंटिव या कि सिर्फ रिकॉर्डिंग लगा के आप चले गए हुए? आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा आप भी तो थोड़ा सा हाथ को हिलाए ना जरा, टेल मी दैट यू आर हियर। सिर्फ लिसनिंग काफी नहीं है मेरा हाल है। I would like you to be communicative also. There are so many people sitting here. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks for your response. Thank you. Okay. So, इकरा, ये क्वेश्चन आंसर्स का टाइम नहीं है। आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है अगर तो इससे रेलिवेंट हो तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप मुझे और क्वेश्चन निकाले हुए आपने। जरा रिपीट करें अपना क्वेश्चन प्लीज। क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आ जा रहे हैं तो फिर ऊपर चले जाते हैं। अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर हम खुद को कॉन्टेक्चुअल कैसे कर सकते हैं इफ वी आर क्रैमिंग स्टूडेंट्स? ये अब आपका जॉब है। क्रैमिंग आप स्टूडेंट थे ना, तो अब स्टूडेंट बन के तो नहीं आए इसके सामने, सीएसएस के सामने, यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेने आए। तो आप अब एफपीएससी को नहीं कह सकते कि जी हमें क्रैमिंग की आदत है तो हमसे क्रैमिंग वाले क्वेश्चन पूछें। वो कहते हैं जी ये नौकरी मैंने देनी है, मुझे नौकरी के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें। और अगर आपने पास्ट को ही देखते रहना है कि जी हमें तो ये आता है, तो फिर तो एफपीएससी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। उसने क्लियरली बता दिया है कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। आप डेवलप करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इकरा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीएसएस। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, क्रिटिकल थिंकिंग आती है उसकी एक्सरसाइजेस करने से। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जा सकती है, ये कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं है। Okay, does that answer your question? जी डायमेंशन ऑफ द टॉपिक तो अपना शरून उस वक्त सीखेंगे ना आप जब आपको टाइप ऑफ ऐसे पहचानी जाएगी। जब टाइप का ही नहीं पता तो डायमेंशंस क्या करनी है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंटेटिव एसे एंड द एक्सपोजिटरी एसे शरून? अगर तो आपको पता है पहले से, या एब्स्ट्रैक्ट एसे अगर नहीं पता तो फिर सुने, और अगर आपको पता है तो फिर आप गलत क्लास में बैठे हुए हैं। जी ठीक है फातिमा खान, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एसेस, राइट। अब ये बड़े गौर से इसको समझना है और सीखना है आपने। सिर्फ नोट्स के पीछे नहीं पड़ा रहना कि हमारे पास ये स्क्रीन्स आ जाएंगी तो बस हमें सारा कुछ आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर प्लीज। टाइप्स ऑफ एसेस। Now, first of all, we saw that the examiner gave you exposition, which means expository essay. So, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि expository essay चीज क्या है। Expository essay basically an informative piece of writing that presents a balanced analysis of a topic. Informative piece of writing. अब ये वो बेसिक जो कहा जाता है कि जी नॉलेज चाहिए बहुत ज्यादा, इंफॉर्मेशन चाहिए बहुत ज्यादा ऐसे लिखने के लिए, वो आपके पास ऑलरेडी जो है वो ये चीज मतलब जब आप सीएसएस कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसे का पेपर तो नहीं पढ़ रहे ना, आप 7, 8, 9, 10 और सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ रहे हैं ना। तो
those subjects are going to provide you enough information, which is then presented in a balanced analysis, through a balanced analysis. जरा नोट करें अपने पास, what do we mean by balanced analysis? Balanced analysis से मुराद ये है कि जब भी कोई चीज डिस्कस की जाती है, first of all we need causes for that also. We need to know कि cause क्या है, ये जो कुछ कोई भी इवेंट हुआ है. Secondly, after causes come the effects or impacts. मैं थोड़ी देर के लिए चैट जरा बंद कर रहा हूं, so that आप भी कंसंट्रेट कर सके, मैं भी कंसंट्रेट कर सकूं, और जरा पहले रिसीव कर लें इस पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप क्वेश्चन जरा. So the expository essay presents a balanced analysis. Balanced analysis से मुराद होती है causes, effects and remedies. अब जरा ख्याल रहे कि इस वक्त हम expository essay लिखना नहीं सीख रहे. We are just trying to identify how to identify. We're just trying to learn how to identify the type of essay. So whenever the topic has some certain issue of national, economic or social importance, so these are usually expository essays. कोई ऐसा ऐसे का टॉपिक है जिसके अंदर कोई हम नेशनल लेवल का इशू डिस्कस कर रहे हैं, या कोई सोशल इंपॉर्टेंस का या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, जैसे इनकम टैक्स की बात है, टैक्सेशन का मसला है पाकिस्तान में, और लोगों के टैक्सेशन के बारे में जो एटीट्यूड है या जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, तो जब इन चीजों के ऊपर को बात हो रही है तो दिस इज एन एक्सपोजिटरी एसे. लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि टॉपिक ऐसा हो लेकिन उसका जो मेथड है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो. लेकिन आमतौर पे इस तरह की नेशनल सिग्निफिकेंस के जो टॉपिक्स हैं, दीज आर यूजुअली दी एक्सपोजिटरी एसेज. मेथड इसका ये होता है कि द राइटर एक्सप्लेन्स और डिफाइंस अ टॉपिक. इसके अंदर हमने जो भी हमें टॉपिक मिला है फिर उसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे, और इसके लिए फिर हम फैक्ट्स की जरूरत होती है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है, ये सारी चीजें. तो ये फैक्ट्स, एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स हमें रोजमर्रा जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनसे भी मिल जाती है. जैसे आपको पता है डेली इसके लिए अखबार पढ़नी बहुत जरूरी है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बल्कि ओपिनियंस के लिए भी, और किस तरीके से जमाना जो है वो, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाट इज द एनालिसिस फॉर दैट. सो इस तरीके से हमें जो है ये इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी बेसिस पे हमने अपनी एक्सपोजिटरी एसे के अंदर डिस्कशन करनी होती है. अब ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का इम्तिहान, मैंने पहले कहा कि नहीं है, नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज. इट इज बेसिकली अबाउट योर आर्टिकुलेशन, अबाउट योर डिस्कशन, कि आप किसी पॉइंट को डिस्कस कैसे करते हैं और अपनी डिस्कशन को सपोर्ट कैसे करते हैं विद इंफॉर्मेशन. दिस इज द टेस्ट. तो एक्सपोजिटरी ऐसे एक ऐसी ऐसे हुई जो यस इंफॉर्मेशन पे तो बेस्ड है, लेकिन उसके फिर आगे डिस्कशन जो है उसके लिए आप सपोर्ट देंगे उसको, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल्स की, कोटेशंस की, एंड ऑल दीस थिंग्स. Now let's look at some of the topics for which are जो expository की मद में जिनको हम कैटेगरी में जो है वो शामिल करेंगे. For example, there was this topic in 2021, pros and cons of globalization. Pros and cons of globalization. अब ये एक expository का टॉपिक है. एक्सपोजिटरी देखिए वर्ड क्या होता है. एक्सपोजिटरी मींस एक्सपोज, एक्सपोजिशन, एक्सपोजर. सो दिस इज व्हाट द एक्सपोजिटरी टॉपिक इज. अब ये टॉपिक क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कि ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिनन इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, इसके प्रोज क्या है और इसके कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कौन सी चीजें हैं जो इसकी फेवर में जाती हैं और कौन सी चीजें जो है इसके अगेंस्ट जाती है. सो यू हैव टू मेंशन इन दिस द प्रोज, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हैं, एंड देन ऑन द अदर हैंड यू विल डिस्कस इसकी कॉन्स क्या है.
एंड देन वे फॉरवर्ड हम देखेंगे इसका कि यानी रेमेडीज देखेंगे कि किस तरह से कॉन्स को कम करने की जरूरत है ताकि इसके प्रोज जो है उनको बढ़ाया जा सके। ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है। हमारे यहाँ गलती से लोग इसको आर्गुमेंटेटिव ऐसे समझ के बहुत सारे लोग फेल हुए, जिसकी मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि इसकी आर्गुमेंटेटिव वाली है क्या चीज इसके अंदर। नहीं कि प्रोज और कॉन्स दो अलग अलग चीजें दी हुई हैं। देखिए एक्सपोजिटरी ऐसे का स्कोप काफी ब्रॉड होता है और इसमें किसी भी एक चीज के ऊपर किसी भी एक टॉपिक पे उसको 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके प्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन ये आर्गुमेंटेटिव नहीं बनता, इसलिए कि आगे चल के जब आर्गुमेंटेटिव मैं सिखाता हूं आपको तो यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट व्हाई इट इज नॉट एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक, इट्स एक्सपोजिटरी। या 2020 के पेपर में है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसके अंदर फिर हमारे 2 वेरिएबल्स आगे अलग अलग और फिर उनकी कोरिलेशन देखनी है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स, दुनिया भर में पावर की डायनामिक्स क्या है इस वक्त, यानी किस तरह से कंट्रीज जो हैं वो पावर, दे आर वाइंग फॉर पावर, हाउ दे आर कंपीटिंग फॉर पावर, क्या उसके अंदर उसके डायनामिक्स क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से उन डायनामिक्स के मुताबिक शेप है और किस तरह से वो डायनामिक्स को शेप करती है। सो दीज आर 2 सेपरेट वेरिएबल्स, ग्लोबल पावर डायनामिक्स अपनी जगह पे एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अपनी जगह पे, और इन दोनों का फिर आपस में कोरिलेशन क्या है एक्सपोजिटरी ऐसे। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, एक्सपोजिटरी ऐसे, बिकॉज इसमें आपने वन वे जो है वो सिर्फ ये बताना है कि कश्मीर कॉज क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और पाकिस्तान को किस तरीके से इसके साथ जो पाकिस्तान का इंटरेक्शन है इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, हाउ डज इट शेप। और 2019 का टॉपिक था न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। Now, how is this expository? Because you will expose what are the waves of feminism, especially the new ones. And then what is our culture? And how are these two correlated? Kis tarah se new waves of feminism are impacting our culture, and how our culture is acting, reacting, absorbing or rejecting ये सारी dimensions जो है इस ऐसे के अंदर डेवलप होंगी। So, ये एक सीधा सीधी ऐसे होती है। काफी हद तक मैं इसको कहा करता हूँ इट इज जस्ट लाइक अ स्पीच। जरा नोट करें अपने पास, एक्सपोजिटरी ऐसे इज लाइक अ स्पीच। आई वुड रिपीट हियर कि हम एक्सपोजिटरी ऐसे लिखने का मेथड नहीं सीख रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एसेस। It is like a speech. Why do I call it a speech? Because the other type of essay, the argumentative essay, is like a debate. Is like a debate. Note कर लें जरा, argumentative essay is like a debate. अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? इन दोनों के दरमियान how do you differentiate that speech और debate में क्या फर्क है? Speech जो है वो one way होती है, एक आदमी बस तकरीर करके चला जाता है and that's all. लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है, आर्गुमेंटेटिव जो डिबेट होती है, डिबेट के अंदर बाकायदा देयर आर 2 डिफरेंट पीपल हु आर, वन इज इन फेवर ऑफ द टॉपिक एंड द अदर वन इज टोटली डायमेट्रिकली 120 डिग्रीज ऑपोजिट ऑफ द टॉपिक। सो और दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो पेश करने हैं। सो आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेसिकली is meant to present arguments in the favor of or against the topic. इसमें आप एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि आर्गुमेंटेशन करें। बाद लोग कहते हैं कि जी एग्जामिनर की जो स्टेटमेंट है उसके खिलाफ नहीं जाना होता, लेकिन ऐसे में ये अप्लाई नहीं होता। अगर आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है तो एग्जामिनर की साइड कोई नहीं है, उसने आपको एक इवन ग्राउंड दिया है कि भाई इसके ऊपर दोनों टीमें अपना अपना, दोनों साइड अपने अपना खेलें, तो अपना गेम जो है उसकी फॉर और अगेंस्ट की और सिंथेसिस की वो पेश करें। आप जो भी साइड लेंगे दैट वुड बी योर थीसिस। ऐसे टॉपिक्स जिनकी 2 साइड्स बनती हैं और उनमें से आप जो भी साइड लेंगे दैट वुड बी योर थीसिस, जिसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली एंटीथीसिस हो जाएगा। थीसिस से मुराद होती है योर ओपिनियन। योर ओपिनियन
what do you think? Whatever you think is your thesis. The others think differently, so that becomes the antithesis by default automatically. तो इस ऐसे में दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश करने होते हैं, लेकिन पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे जो आपका थीसिस बन जाएगा, जो भी साइड लें, और उसके बाद दूसरी साइड जो है वो ऑपोजिट बन जाएगी, तो वो एंटीथीसिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड बेस्ड ऑन दिस आप जब इसको सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके अंदर दो पार्ट्स नहीं है. आर्गुमेंटेटिव एसे एक्चुअली हैज थ्री पार्ट्स. It has paragraphs arranged to present writer's point of view, जिसको हम thesis कहते हैं, opposite arguments, antithesis, and their synthesis. I would repeat कि इस वक्त हम argumentative essay लिखने का method नहीं सीख रहे. हमने सिर्फ ये identify करना है कि क्या ये topic debatable है या नहीं. टॉपिक को देख के हमने देखना है क्या इसकी दो साइड्स बनती हैं या नहीं, और अगर बनती हैं तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, और अगर नहीं बनती तो फिर वो एक्सपोजिटरी ऐसे है. सिंपल. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द ऐसे टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल 2019 का टॉपिक था एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए कर्स और ब्लेसिंग. अब ये क्वेश्चन मार्क है और है, which means के एग्जामिनर ने क्लियरली आपसे पूछा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये कर्स होगी या कि हमारे लिए ब्लेसिंग होगी. इट इज आर्गुमेंटेटिव बिकॉज अगर आप कहते हैं कि ये कर्स है तो पहले आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि दूसरे लोग एग्री नहीं करते और वो इसको ब्लेसिंग समझते हैं. अगर वो ब्लेसिंग समझते हैं तो किस तरीके से ब्लेसिंग के पॉइंट्स भी देंगे, हम कर्स के पॉइंट्स भी देंगे, उन पे पैराग्राफ्स लिखेंगे, फिर ब्लेसिंग के भी लिखेंगे, और फिर आप अपना जो भी थीसिस है वो उसको डिफेंड करेंगे सिंथेसिस में. सो दिस एसे हैज थ्री पार्ट्स, और जैसे कि स्टेटमेंट देख के नजर आ रहा है कि इट हैज क्लियर टू पार्ट्स. लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा और हो और क्वेश्चन मार्क हो तो वो फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगी. फॉर एग्जांपल 2021 का पेपर था ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड. ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड. ये क्या टॉपिक हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इन्वेंशंस होती हैं तो सोसाइटी और ज्यादा पीछे चली जाती है. इसके साथ एग्री करना मुश्किल है. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि ह्यूमन इन्वेंशंस तो होती ही मॉडर्नाइज करने के लिए हैं. इन्वेंशन तो होती ही उस वक्त है जबकि सोसाइटी आगे जा रही है और उसको मजीद कुछ इन्वेंशंस की जरूरत है. तो दिस मीन्स दैट इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक. You may take a stance of yes or you may take a stance of no. आप जो भी स्टांस लेंगे yes का या no का, वो आपका थीसिस बन जाएगा. लेकिन फिर आपने उसकी ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं वो भी देने हैं, यानी एंटीथीसिस भी एक्सप्लेन करना है, और फिर अपना सिंथेसिस में साबित करना है कि किस तरह से एंटीथीसिस के पॉइंट्स जो हैं वो रिजेक्ट करने हैं और अपने थीसिस को दोबारा, जैसे ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डिबेट या जुडिशियल डिबेट या यूनिवर्सिटी डिबेट जिसको हम कहते हैं वो चलती है, सेम इज द मेथड फॉर दिस. और अनदर टॉपिक, will rule of law always remain an impracticable myth in our country? Now it's a direct question, yes or no. इसमें फिर आपने कोई सी एक साइड जो आप महसूस करते हैं यस और नो, जो भी आपकी साइड है उसके मुताबिक पहले आप थीसिस लिखेंगे, फिर एंटीथीसिस, फिर चनाचे यहां से हमने क्या लर्न किया है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें दो साइड्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्रीज ऑपोजिट पॉइंट्स बन रहे हैं उसके, तो फिर वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी एक ही चीज की दो साइडें जो है वो दो एस्पेक्ट्स या दो डायमेंशंस दिखानी है, तो और ये साबित नहीं करना कि उनमें से बेहतर कौन सी है,
या वर्ड्स कौन सी है, तो फिर वो एक्सपोजिटरी ऐसे होती है। जी, यहाँ तक आपके कोई अगर क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई वो करता हूँ आपको, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे समझाता हूँ। जरा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद हमने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर्स पर से। जी, टेट्रा जीरो आपने पूछा था, हाउ टू आइडेंटिफाई, आप जरा कुछ समझ आ रही है इस चीज की? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल और एक बेसिक स्किल है सीएसएसएसए की। लास्ट वाला कैसे आर्गुमेंटेटिव है, नादिया क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल रूल ऑफ लॉ ऑलवेज, यस और नो, इसका क्या जवाब देंगे आप? यस या नो, दोनों जवाब दिए जा सकते हैं, आपने साबित करना है कि कौन सा दुरुस्त है। यस फिजा यही होता है ना बेटी के, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरा सारी चीजें बेस्ड ही उसके ऊपर हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। टू रिपीट करेंगे, सना खालिद अब गौर से नहीं सुन रही। ह्यूमन इन्वेंशंस, ह्यूमन इन्वेंशंस जो है, इन्वेंशंस जो है वो सोसाइटी को आगे लेके जाती हैं, पीछे लेके जाती हैं, इसका जवाब देना है आपने। Aisha Fayaz, sir, in expository essay, we first define the topic. Are we supposed to define it in argumentative essay or differently present our stance? Aisha, this is technical question. Ultimately, define the topic तो हर essay में ही करना होता है, जो हम crunch paragraph में करते हैं, तो वो तो हर एक में करना होता है। लेकिन फिर उसके मुताबिक जो डिस्कशन जो चलती है, यानी वो डिस्कशन है जो एक्सपोजिटरी ऐसे आयशा, और यहाँ आर्गुमेंटेशन है, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो पेश करने हैं। इकरा, सर इन आर्गुमेंटेटिव वी हैव टू टेल कि विच साइड इज रॉन्ग और राइट। जी आप ऐसे कर लें, रॉन्ग और राइट कह लें। सर ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड, इज इट आर्गुमेंटेटिव? हरीश, ये ऊपर सामने लिखा हुआ बेटा कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, उसी में मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पेश कर रहा हूं। कुमार, कैन वी गो इन बिटवीन आइदर और बीइंग सपोर्टिव और अगेंस्ट इन एन आर्गुमेंट? इन बिटवीन तो होती कोई चीज नहीं है, मैच जैसे खेलते हैं कुमार, तो आप फुटबॉल को सेंटर में छोड़ देते हैं, या किसी एक साइड पे आपने गोल करना होता है? इट इज जस्ट लाइक अ मैच, दो ऑपोजिट साइड होनी लाजमी है। शुड वी बी बायस्ड इन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे? आप जो भी साइड ले रहे हैं उसमें बायस तो आप शो कर रहे हैं ना। Human inventions, Amina Azhar, move the societies backward. So in this essay, we will agree or disagree with the statement clearly. Exactly, Amina. It's okay, Sana, no problem. Beti. Sir, can we go in between Kumar repeating, Amina repeating question? Sir, अगर कोई written essay आप share करें, फिदा अगर मैंने आपको written essay करनी है, तो फिर आप गलत जगह पे आई हैं। रिटन एसेज सारी दुकानें भरी पड़ी हैं रिटन एसेज के साथ, और वो सारे फेलियर के फॉर्मूलाज हैं। रिटन एसे से आपने कुछ भी नहीं सीखना, मैंने पहले जिक्र किया था, पके पकाए खाने से आपको पकाना नहीं आ जाता। आप पहले डिसाइड करें फिदा, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, सीखने आए हैं ऐसे या कि रेडीमेड मटेरियल लेने आए हैं? मैं तो मेथड सिखाता हूँ। जैन, सर अगर ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो लाजमी है कि वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो? बिल्कुल लाजमी नहीं है। मसलन मेरी एक टॉपिक है, हाउ फार इज पाकिस्तान इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन सीपेक? हाउ फार इज पाकिस्तान इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन सीपेक और सक्सेस ऑफ सीपेक? अब ये क्वेश्चन है लेकिन आर्गुमेंटेटिव है। हाउ फार कितना है, ये नहीं कहा डिपेंडेंट है या नहीं है। नहीं हरीश कुमार, वो एग्जामिनर, मैंने कहा ना कि हमेशा पूछेगा नहीं, अगर अपना नॉलेज इंक्रीज करें ना अपना। मैं रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट जरा, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक लाजमी नहीं कि उसके आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क हो, नंबर वन। नंबर टू, लाजमी नहीं कि हर ऐसा टॉपिक जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है वो आर्गुमेंटेटिव है। दिमाग इस्तेमाल करें ना इसमें। यस इकरा, यू राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उज़मा शाह, सर जी ये मिथ वाला ऐसे थोड़ा बता दें कि कैसे करना, कौन सा मिथ, किधर है मिथ, किधर है? उज़मा शाह, I haven't seen that.
Okay, students, have I answered all your questions? Right, let's move on to the abstract essay. Can we? ये दो क्लियर हो गई हैं. Impracticable myth. अच्छा, ये तीसरे वाला. इसमें क्या उसमें मसला क्या है बेटी? Will the rule of law always remain an impracticable myth in our country? सुन ले जरा. क्या हमारे मुल्क में कभी रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं हो सकता? आपका क्या ख्याल है? यस और नो? अगर आप यस कहेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता. टेट्रा जीरो तुम्हारा नाम ही कोई नहीं है, मैं किस चीज का जवाब दूं तुम्हें? टेट्रा जीरो को अच्छा तो नहीं लगता जवाब देते हुए इसको. बेटा कोई नाम शाम लिखो. थैंक यू. ओके जी, लेट्स मूव ऑन. iPad Pro, बेटा जिसका नाम ही ना हो मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं? मैं आई डोंट टॉक टू मशीन्स. सर आर्गुमेंटेटिव ऐसे की स्लाइड शेयर करें प्लीज. ये आपके सामने लिखी तो ही है हमना खान. आप ये कह रहे हैं, ये ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, क्योंकि अभी हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट एसे और फिर हमने इनको अप्लाई भी करना है. एब्स्ट्रैक्ट एसे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ एन एसे. इसके अंदर क्या है कि दी essays which are written to elaborate the writer's opinion or comment on certain abstract topics. ये इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर ये है कि राइटर्स ओपिनियन और कमेंट ऑन सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जरा थोड़े से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसते हैं. एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि एक तो आपके सामने चीजें कॉन्क्रीट हैं, 2 + 2 = 4. ओके, एंड लेकिन ये कॉन्क्रीट है, ये एब्सोल्यूट है. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ये है कि द color of the sky is blue. The sky is blue. या अब वो ब्लू नहीं है. अब या sky is the limit. क्या मतलब है sky is the limit? sky तो है ही कोई चीज नहीं है, उसकी तो लिमिट ही कोई नहीं है. तो sky लिमिट कैसे हो? ये कोई ऊपर चल के छत तो नहीं पड़ा हुआ ना जमीन के ऊपर जिसको जाके हम टकराएंगे तो समझ आ जाएगी कि ये लिमिट है. No, sky is the limit. It means that there is no limit. उल्टा इसका मतलब क्या बनता है? अब ये एब्स्ट्रैक्शन है ना, समझे ना जरा. When we say sky is the limit, which means that there is no limit. क्यों स्टूडेंट, समझ आती है? हम एक ऐसी चीज कह रहे हैं कि जो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. हम कह रहे हैं कि भाई वो तुम्हारी लिमिट है, जिसका मतलब क्या निकला? It has no limits. Do you get the point? Abstract, जैसे abstract art होता है. अब ये लेफ्ट साइड पे जो इमेज बनी हुई है इसकी, I have selected it very carefully. अब ये लाइंस इसकी, ये ऑरेंज एंड ब्लू एंड ऑल दैट. फर्स्ट किया मैं आपसे कहूं कि दिस इज जस्ट लाइक योर थॉट्स. एक थॉट इधर से आ रही है, एक थॉट उधर से आ रही है. थॉट्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं. और वी कैन इंटरप्रेट इट एज इमोशंस ऑल्सो. Hot emotions, cold emotions, different types of emotions, feelings. हम इस पिक्चर को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो भी हम इंटरप्रिटेशन देंगे वो कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि रॉन्ग है. हाँ, इसको हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये मेरे सामने माउंटेन की पिक्चर है. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से दैट. बट व्हाटएवर एल्स यू मेक ऑफ दिस पिक्चर, that is interpreting the abstract, तो वो सारा ठीक है, सब कुछ ठीक है. सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको साबित कैसे करेंगे. So, इसका मजेदार चीज ये होती है कि these topics are interpreted variously by various writers. कोई कहेगा इस पिक्चर को कि these are roads coming and going. Some will say these are emotions, some will say these are feelings. कोई कहेगा this is how life is.
तो आप जो भी कहते हैं, क्या आप अपनी इंटरप्रिटेशन को पूरी तरीके से आप आगे साबित कर सकते हैं? दैट इज, और इसके अंदर सबसे मजेदार चीज ये होती है कि नो टू एसेज मे बी अलाइक। ये हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट एसे जो है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जिसकी कोई एक फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन नहीं है और उसको किसी भी तरीके से साबित किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स हायर थिंकिंग स्किल्स। दैट इज व्हाई इट हैज हायर वैल्यू इन सीएसएस आल्सो। नो टू एसेज में भी हर ऐसे अलग अलग होगी, इसकी ब्यूटी ही है। हमारे स्टूडेंट्स जरा पाकिस्तान में ये है कि ये हमेशा कहते हैं कि सर जी इसका क्या आंसर है। हमारे यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चंस का रिवाज भी नहीं है, और स्टूडेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन इसको दें तो ये थोड़ा घबरा जाता है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में इस वक्त ये आ रहा है, सर ये पिक्चर क्या चीज है, क्या मुसीबत है, हमें तो समझ ही कोई नहीं आ रही। बेटा इसमें समझने वाला है ही कुछ नहीं, आप इसको जैसे मर्जी इसको प्रेजेंट कर लें, लेकिन फिर आपने उसकी पूरी स्टोरी बनानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन शायद आपने पहली दफा लाइफ में जो है वो सुना होगा कि इस किस्म की चीज भी कोई हो सकती है। Those who are familiar with literature or art, they already know this. These students. I won't say that, Ikra, that. Okay, let's move on. Let's look at some of the topics, for example. Ji Amina Azhar, I will never give you this, which one you prefer to opt or which type of essay. No. मैंने अगर तीनों टाइप्स की एसेज जो हैं वो पढ़ानी है आपको, तो किस लिए पढ़ानी है मैं उसकी सिंपल रीजन आपको बता दूं। बहुत से लोग कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। नहीं, लोग अटेम्प्ट करते हैं, बड़े बड़े ठीक ठाक नंबर लेते हैं इसके अंदर। देखिए शुरू में बात हुई थी एसे इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब हर पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो फिर बाज पर्सनैलिटीज जो हैं, बाज के माइंड्स आर्गुमेंटेशन में बड़े अच्छे चलते हैं, बाज के एब्स्ट्रैक्शन में बड़े अच्छे चलते हैं, बाज के एक्सपोजिशन में बड़े अच्छे चलते हैं। तो फिर आपने टेस्ट देना है बेटा, तो अपनी टाइप का टेस्ट देना। आस्क अ फिश टू ट्री, फिश को फिर आप फिश का वाटर का टेस्ट दें। रैबिट को फिर हम रनिंग का ग्राउंड देंगे, एंड मे बी स्क्विरल को हम टेस्ट देंगे कि वो स्क्विरल को हम तैरने का नहीं कहेंगे, उसको हम दरख्त पे चढ़ने का टेस्ट देंगे। इसलिए आप पहले अपने माइंड की टाइप पहचाने। तीनों टाइप्स के एसेज में पढ़ाऊंगा डिटेल से, फिर आपको समझ आएगी जी मुझे फलां ज्यादा इजी लगती है, मुझे फलां, जैसे इकरा ने फौरन कह दिया है जी ये वाली ऐसे मुझे ज्यादा इजी लगती है, या सनान ने कहा है कि जी मुझे आर्गुमेंटेटिव अच्छी लगी है, या बाकी ने कहा है जी मुझे एक्सपोजिटरी। तो ये आपकी मर्जी है, मैंने आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मैंने सारी सिखानी है आपको। रिक्शा अख्तर, ये बात लोग कहते हैं कि ये जी लिटरेरी ऐसे है, गलत है। लिटरेरी ऐसे नहीं है, ये लिटरेरी ऐसे कहने से इसका स्कोप आप लिमिटेड कर देते हैं, नहीं, इट इज एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। जी सफाना सरवर, मैं आई एम नोबडी टू सजेस्ट कि जी आपने एब्स्ट्रैक्ट हिट करना है या आर्गुमेंटेटिव। इट इज यू हु विल डिसाइड, नेवर नेवर एनीबॉडी एल्स। एग्जैक्टली हमारा, यू आर राइट। ओके, लेट्स लुक एट सम ऑफ द टॉपिक्स। जैसे ये 2019 का टॉपिक था आर्ट फॉर पीस, तो ये इसके ऊपर जो है वो आर्ट फॉर पीस सीएसएस 2019 का। जैसे 2018 का टॉपिक था टू मेनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, आपको इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वो फिर इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपने उसको एडिट। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, सीएसएस 2021 का टॉपिक। अब ये लास्ट वाली जो लाइन है ये शैले की एक पोएम है, उसमें से ली गई है, ओड टू द वेस्ट विंड में से। तो लेकिन ये तो मुझे पता है, तो मैंने कह दिया ना कि इसको ये फलां जगह से लाइन ली गई है, लेकिन ऐसे के अंदर लिखा तो नहीं हुआ कहीं पे कि इसको शैले की पोएम के मुताबिक एक्सप्लेन करें। तो ये लिटरेरी ऐसे कैसे हो गई?
जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट स्टूडेंट्स, कल आप लोगों की इस्लामियत की क्लास है स्क्रीनिंग की। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उन्हें ज्वाइन इन करें। Yeah, I got disconnected actually. Internet का कोई issue हुआ है, so I have switched over to the other internet. जी सर, ओके। So ये types of essays मैंने explain कर दी हैं और अब हम इसको apply करते हैं इसके ऊपर। Students, I won't be able to take your questions right now. मैं जरा आपको एक दफा 2019 का पेपर ले लेते हैं और इस पे ये वाली types of essays apply करके जरा एक दफा देखते हैं। टॉपिक नंबर 1, यहाँ पे आप जरा बोलिएगा मेरे साथ, which type of essay do you think this is? अब जरा क्वेश्चन होल्ड करें प्लीज, मुझे जरा बताइएगा कि ये किस टाइप के essays है। Let there be more light in the corridors of worship places. Abstract topic जिसको डिफरेंट तरीकों से जो है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। An abstract topic. स्टूडेंट जरा बोलना है अब आप लोगों ने, सवा बंदा बैठा हुआ है। बाबर, मैं अब आपके बेटा क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर रहा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। माय क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ एसे डू यू थिंक इज दिस? लिखें जरा प्लीज। एक्सपोजिटरी वाली तो उसमें बात ही कोई नहीं ना, कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस, कोई इसकी समझ नहीं आती कि क्या वर्शिप प्लेसेस के कॉरिडोर्स मोर लाइट और लेट देयर बी, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक प्योरली। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2। अब जरा नंबर साथ लिख दीजिएगा, पता नहीं चलता आप किसके बारे में कह रहे हैं। टॉपिक नंबर 2, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। नंबर 2, उस्मा शाह सवार क्यों आर्गुमेंटेटिव क्यों है बेटी? आर्गुमेंटेटिव वाला क्या है? न्यू वॉर फ्रंट्स हैं कौन से, किस तरीके से? नहीं जी, एब्स्ट्रैक्ट वाली कुछ भी बात नहीं, जारिश मीर, एब्स्ट्रैक्ट वाला कुछ भी नहीं है। इसमें आपने वॉर का ही जिक्र करना है ना, और इकोनॉमिक जोन्स का ही जिक्र करना है ना, तो स्पेसिफाई तो किया गया है। इस तरह तो हम हर चीज को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। नंबर 3, उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ एन एसे इज नंबर 3? स्टूडेंट्स, जो कुछ अभी सीखा है ना पिछले 2-2.5 घंटे में, अब जरा उसकी प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ, वरना अगर आप चुप करके सुनते रहेंगे तो ये 4 नहीं अभी सनाम कर रहे हैं, चुप करके सिर्फ सुनते चले जाओ तो फिर आपने सीखा कुछ नहीं। आपने बोले शाबाश यहाँ पे। नंबर 3, वाई आर्गुमेंटेटिव, या फिर आपको आर्गुमेंटेटिव की नहीं समझ आई सना अली सवाहत? उर्दू लिटरेचर को और प्रोग्रेसिव मूवमेंट, उसकी तरक्की पसंद अदब का क्या आपस में रिलेशनशिप है? दैट्स ऑल, बस। नंबर 4, आर्ट फॉर पीस। नंबर 4, okay. Number 5, truth is lived, not taught. Number 5, please. Number 5 is purely abstract. There is nothing argumentative about it. या आपको argumentative की समझ नहीं आई? It is abstract. Okay. Let's move on to number 6. New waves of feminism in our culture. Exactly. Number 7. Democracy and illiteracy do not move together. Number 7.
Why do you think is it argumentative? Because एक statement दी गई है, आप इसके साथ agree भी कर सकते हैं, disagree भी कर सकते हैं कि democracy and illiteracy आपस में नहीं चलते, तो पाकिस्तान में तो चल रहे हैं, तो फिर फरवा गुलजार बेटी आपको नहीं समझ आई कि 7 एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इलिटरेसी की बात हो रही है, आप और किस चीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे? ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? ये इस आर्गुमेंटेटिव। दोनों साइड्स, इसको यस भी कहा जा सकता है, नो भी कहा जा सकता है। हमारा स्टे ऑन 7। ओके, नंबर 8, समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। Abstract. Number 9, expanding information technology, a curse or blessing? Number 9, we have already discussed that it's a. Number 10, what do you think about number 10? Classrooms decide the future of the nation. Number 10, it cannot be expository. You may disagree with this also कि क्लासरूम से फ्यूचर ऑफ द नेशन नहीं बनता, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि क्या ये जो है वो जो क्लासरूम्स का इफेक्ट है जो कुछ हमारा फ्यूचर जिस तरह का नजर आ रहा है क्या है, या जो लोग क्लासरूम में नहीं गए क्या वो किसी तरीके से फ्यूचर ऑफ द नेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते? So here you are students, एक पेपर और कर लें, we still have about 7-8 minutes. ये 6 जो है न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड कल्चर एक्सपोजिटरी है, एक्सपेंडिंग वाला जो है आर्गुमेंटेटिव है, ये ऑलरेडी मैंने जो नोट्स आपको पढ़ाए हैं उसके अंदर भी शामिल था। अच्छा जी, क्विकली मैं अपना जो एक पेपर है इसका जो हमारे जो मैं मॉक के एग्जाम्स बनाता हूँ नोआ में, वो बिल्कुल सीएसएस के स्टैंडर्ड के हैं, और इस दफा जो 2021 का जो पेपर आया था उसमें 7 टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे जो नोआ के जो मॉक के एग्जाम्स बनाता हूँ मैं ऐसे के दिसंबर 2020 का और जनवरी 21 के 2 पेपर उठा के देखें, और उनमें से आपको 7 टॉपिक्स जो हैं वो नजर आएंगे 2021 के पेपर। सो मेरे बने हुए जो मॉक के एग्जाम्स हैं वो बहुत करीब समझे जाते हैं सीएसएस के, और एक्चुअली वो टॉपिक्स जो हैं वो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए नजर आते हैं उसके अंदर। आई वुड लाइक टू गिव द पेपर फ्रॉम लेट्स टेक अक्टूबर 2021 का मेरा जो मॉक पेपर है, ये नोआ के हैं मॉक्स के। ये काफी मशहूर होते हैं सारे पाकिस्तान में, बेशुमार एकेडमीज जो हैं फिर इन्हीं के मुताबिक जो है वो अपनी प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं ने फिर अल्टीमेटली एग्जाम में भी आना है इन्हीं टॉपिक्स में से। साइंस एज मास्टर और स्लेव ऑफ मैनकाइंड, आर्गुमेंटेटिव। नंबर 2, मिथ एंड रियलिटी ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, नंबर 2। नंबर 2, ह्यूमन इक्वालिटी की मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, बस। ना ये कहा गया है, नहीं एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं है आकाश अक्सर, ना तो ये पूछा गया है कि कौन सी क्या ये मिथ है, ये क्या रियलिटी है, नथिंग। नंबर 2 इज प्योरली एक्सपोजिटरी, ह्यूमन इक्वालिटी की मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, बस डिटेल बयान कर दें। राना उस्मान, बाबर अली, एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? ह्यूमन इक्वालिटी पे बात हो रही है। नंबर 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम इन पाकिस्तान, कमाल है साबिर, अगर तुम नंबर 3 को भी एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हो तो इसका मतलब है कि या तो तुमने लेक्चर नहीं सुना या तुम मेरा मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी किडिंग यार, नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट कहां से हो गया? अच्छा टॉपिक सर गलती से टाइप हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 4, पाकिस्तान इज अ पुअरली मैनेज्ड कंट्री ऑफ रिच रिसोर्सेज।
अच्छा स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटेटिव को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि आप इसकी जो स्टेटमेंट है उसको फ्लिप करें, उल्टाएं उसको। तो क्या फिर भी वो वैलिड स्टेटमेंट बनती है? जरा देखिएगा, सफाना नंबर 5 पे ना जाओ बेटी, 4 पे रहो। नंबर 4, पाकिस्तान इज अ पुअरली मैनेज कंट्री ऑफ रिच रिसोर्स। इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाते हैं। इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी? पाकिस्तान इज अ वेल बोला भी नहीं जा सकता, वेल मैनेज कंट्री ऑफ पुअर रिसोर्सेज। कैसे जैन 4 आर्गुमेंटेटिव कैसे हो गया? तो क्या ऐसा है पाकिस्तान? यानी आप देखें कि इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट वैलिड बनती है कि नहीं। कोई बात हो सकती है उसके ऊपर? हो ही नहीं सकती। इट्स नॉट, कोई नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान इज अ वेल मैनेज कंट्री ऑफ पुअर रिसोर्सेज, सेंस ही नहीं बनती। यस रहमा। सो 4 इज प्योरली एक्सपोजिटरी। अब समझने की कोशिश करें। मैं जब पेपर बनाता हूं तो फिर स्टूडेंट्स की ये भी प्रैक्टिस होती है इसके साथ कि पहचानना कैसे है कि टॉपिक क्या है। नंबर 5, concept of unity, faith and discipline in the modern day Pakistan. प्योरली एक्सपोजिटरी, एब्स्ट्रैक्ट कहां से हो गया भाई? यूनिटी की बात करनी है, फेथ की बात करनी है, डिसिप्लिन की बात। इसको हर बंदा अलग अलग तरीके से नहीं कर सकता है। इन्हीं चीजों की बात करनी है कि जी कायद ने हमें एक फॉर्मूला दिया, तो मॉडर्न डे पाकिस्तान में क्या ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो फिजा, एब्स्ट्रैक्ट की बेटी आपको समझ नहीं आई। नंबर 6, will modern technical devices replace the conventional printed books? Shukr, purely argumentative. Thank you, Shida. Number 7, yes, Babar, exactly. Number 7, the need and necessity of entrepreneurship in Pakistan. The need and necessity, argumentative नहीं है, यानी नीड भी है और हमारी नेसेसिटी भी है एंटरप्रेन्योरशिप की। नंबर 8, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू? नाउ हियर यू हैव द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक टू बी डन इन द आर्गुमेंटेटिव स्टाइल। टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है, मेथड इसका आर्गुमेंटेटिव होगा। नंबर 9, कैन वाटर क्राइसिस यूनाइट अ नेशन? is argumentative. अच्छा जी, जरा 10 गौर से देखना, जरा 10 गौर से देखना। Only grassroots level changes can cure higher education of its current malaise. ये grassroots में एस नहीं था होना, ये गलत है। आर्गुमेंटेटिव कैसे है और अगर एक्सपोजिटरी है तो कैसे है, साथ मुझे साबित भी करें। नंबर 10, बिकॉज यू कैन एग्री और डिसएग्री कि जी सिर्फ ग्रासरूट लेवल चेंजेस नहीं चाहिए, इसके लिए शायद टॉप डाउन चेंजेस की भी जरूरत है। इट कांट बी अ सोल रीजन। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये शकील सना, यस, इट कांट बी अ सोल रीजन। नहीं राना उस्तामा, आपको बेटा गलती लग रही है, एक्सपोजिटरी नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो देने देने हैं, आर्गुमेंटेटिव में भी देने होते हैं, लेकिन ये कि इसकी 2 साइड्स जो हैं वो बनती हैं बड़ा क्लियर स्टेटमेंट की। जी इसमें जस्ट 1 एब्स्ट्रैक्ट एसे है, यस, लेकिन आपने देखा 2021 में 3 एब्स्ट्रैक्ट एसे थी। फिदा शाहवा, ओनली ग्रासरूट लेवल, कि सिर्फ बुनियादी चेंजेस की जाए हायर एजुकेशन में तभी इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसको जो है वो इसके अंदर सिर्फ बुनियादी तब्दीली नहीं चाहिए, हमें ग्रासरूट नीचे से नहीं, सिर्फ हमें टॉप से भी, मैनेजमेंट के अंदर भी जो जिसको अंडरस्टैंडिंग हो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू बी सक्सेसफुल। ये सब बात, यू आर राइट, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। बस स्टूडेंट्स, हियर वी आर। Malaise means बीमारी, मुबारक, मारूफ, मुबशर। Malaise means some disease. Okay, students, 3 hours with you, 2.5 hours. And मुझे बताएं कि जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो कुछ कहा था शुरू में कि हम ये कुछ करेंगे, have we done all that?
ये क्लासेस में हम मुसलसल ये डिस्कस कर रहे होंगे एक्सपोजिटरी क्या है, आर्गुमेंटेटिव क्या है. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द पैराग्राफ राइटिंग, जिससे हम स्टार्ट करते हैं एसे राइटिंग. आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चन तो हमेशा जवाब नहीं ले जा सकते. थैंक यू अमीना सर, थैंक यू वेरी मच आयशा, थैंक यू. असाइनमेंट हम नेक्स्ट टाइम देंगे, क्योंकि अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ना बना सकते इस वक्त. हमें इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि वो चूंकि डिफरेंट जो ओपन सेशन है, so next time when they will be registered students only, we will make a WhatsApp group with that. Thank you very much, Hirajman. At the end of the session, I'm almost 90% capable of understanding the type of essay. Skill सिखानी थी आपको type of essay की, और वो मेरा हाल है, I have been successful to some extent in teaching you. जी बेसिक लेवल से हमना खान वही रेमंड मर्फी की बुक जो है वही चलेगी. बस बेटा, it's 9 o'clock. Thank you very much for being here, and I will try to make your journey of CSS successful and fruitful with the National